इतने बड़े एरिया को भरने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा मटेरियल चाहिए जो कभी खराब न हो। अगर झोउ सुई सिर्फ अपनी मुश्किल साधना पर निर्भर रहता तो कौन जानता है कि उसका ग्रेट लुओ हेवनली रेल्म कब भर जाता। भले ही इसमें अरबों साल लग जाएं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती। हालांकि अब चीजें अलग हैं। इनेट स्टार ट्री के दिखने से उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी मदद मिली। जब तक वह एक के बाद एक स्टार फ्रूट उगा सकता था और इन स्टार फ्रूट को खाने के बाद वे उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में मिल जाते और प्राइमोडियल स्टोर्स में बदल जाते, उस समय तक उसके अंदर की स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया को प्राइमोडियल स्टोर्स से भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद उनकी खेती तेजी से आगे बढ़ेगी। थोड़े ही समय में उनकी साधना ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन तक पहुंच गई। अगर इनेट स्टार ट्री की मदद न होती तो कौन जानता कि वह कब सफल होता। ये तियान जुए दाओइस्ट बस मेरा फॉर्चून हैंडिंग बॉय है। जुए दाओइस्ट को खत्म करने के लिए खुद एक्शन लेना सही फैसला था। सोचिए, मुझे इनेट स्टार ट्री का एक पौधा मिला है। जुए संप्रदाय की पूरी शक्ति भी हासिल कर ली। झोउ सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। जुआनहुआन सेट के ऊपर घूमने वाला लक गोल्डन ड्रैगन बहुत सारी किस्मत से भरा हुआ लग रहा था और उसका शरीर और भी बड़ा हो गया था। सिर्फ इस एक फसल से उसे और जुआनहुआन संप्रदाय को बहुत फायदा हुआ। इससे उसे तेजी से आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। बेशक तियान जुए दाओइस्ट की दुनिया में खजाने सिर्फ इनेट स्टार ट्री के पौधे तक ही सीमित नहीं थे। वहां करीब 2 अरब टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन थे, जो बहुत ही हैरान करने वाली दौलत थी। जुए दाओइस्ट ने उन्हें कब तक जमा किया था? ऐसा अनुमान है कि ये टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स तियान जुए दाओइस्ट के इमोर्टल किंग बनने के लिए तैयार किए गए थे। इसके अलावा कई अमर गोलियां और अमर अमृत भी थे। यहाँ तक कि कई अमर कलाकृतियां वगैरह भी थीं। एक असली चमकदार सरनी। इन सब का कुल मूल्य शायद अरबों डॉलर के टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स के बराबर होगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह फसल पिछली बार तियान या डोंग तियान से कम नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ इनेट स्टार ट्री का पौधा ही ठीक होने के लिए काफी है। आखिरकार ऐसी इनेट स्पिरिचुअल रूट ऐसी चीज नहीं है जो कहीं भी मिल जाए। ये पौधा अमर दुनिया में पहले ही विलुप्त हो चुका है। इतना खराब भी नहीं। झोउ सुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। बेशक इस समय की फसल उसके लिए लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के लिए काफी है। ये जानना जरूरी है कि ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने के बाद इस्तेमाल होने वाले रिसोर्स पहले की तुलना में सोच से भी ज्यादा होते हैं। इसलिए ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल्स को काफी कल्टीवेशन रिसोर्स पाने के लिए वे सिर्फ अपनी पावर्स बना सकते हैं और उनके लिए अलग अलग कल्टीवेशन रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए उनके कई सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। लगभग कोई भी अकेला महान लुओ गोल्डन इमोर्टल नहीं है। अगर कोई पावर नहीं भी बनाता है तो भी वह किसी ग्रुप का ऑनर गेस्ट एल्डर बन जाएगा। ... इस बीच मॉर्टल स्पिरिट रेल में रह रही फैंग जियो ने यह भी पाया कि उस पर लगा श्राप पूरी तरह से गायब हो गया था और यहाँ तक कि फीनिक्स इमोर्टल मेंशन से जुड़ा श्राप भी पूरी तरह से गायब हो गया था। जाहिर है ये स्थिति बहुत ही असामान्य है। जब तक श्राप देने वाले महान लुओ गोल्डन इमोर्टल की मौत न हो जाए, वरना श्राप बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तियान जुए दाओइस्ट मर गया हो? लेकिन कितना समय हो गया है? वह पहले ही कैसे मर गया? फैंग जियो अचानक हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने झोउ सुई की ताकत को पहले ही ज्यादा समझ लिया था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह अभी भी कम है। हालांकि उसे लगता था कि झोउ सुई का तियान जुए दाओइस्ट को हराना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे मारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। आखिरकार एक महान लुओ गोल्डन इमोर्टल के रूप में किसी की जान बचाने के कई तरीके हैं और उसे मारना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी चूक से दूसरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अब लगभग पलक झपकते ही तियान जुए दाओइस्ट मरा हुआ लग रहा था। अगर ऐसी बात कही भी जाए तो बहुत कम लोग आप पर विश्वास करेंगे। ये बहुत ही अजीब बात है। सूश जियो के सामने फिर से प्रकट हुई, जो अब अमरलोक स्वर्गीय निरपेक्ष संप्रदाय से लौट रही थी। हालांकि उन्होंने तियान जुए सेक्ट में एक क्लोन छोड़ दिया। अगले कदम क्लोन द्वारा संभाले जा सकते थे। जहां तक मुख्य समूह की बात है, सबसे जरूरी काम अभी भी खेती करना था, अपनी खेती को बेहतर बनाना। क्लोन अलग अलग मामलों को संभालने के लिए डेडिकेटेड है। जुए दाओइस्ट के बारे में क्या? फैंग जियो झोउ सुई को देखकर पूछे बिना नहीं रह सका। मर गया, मेरे द्वारा मारा गया। झोउ सुई ने बिना कुछ छिपाए सीधे सीधे कहा। क्या? बस ऐसे ही वह मर गया? फैंग जियो,
हालांकि उसे इसका अंदाजा था, फिर भी उसे लगा कि यह बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। उसका दिल बेचैन था। जिस दुश्मन से वह अनगिनत सालों से नफरत करती थी, उसे इस आदमी ने पलक झपकते ही मार डाला। शुरू में उसने सोचा था कि उसके जीवन में बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दुश्मन पहले ही मर चुका होगा। बस इतना ही कहा जा सकता है कि उसके सामने इस आदमी की ताकत उस लेवल तक पहुंच गई है जिसे वह समझ नहीं सकती। जितना समय लग रहा था, उससे भी कम समय में कौन जानता था कि इस आदमी की ताकत उससे पूरी तरह आगे निकल गई थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। हालांकि तियानजुए दाओइस्ट की ताकत वाकई काफी थी, मेरे लिए यह बस ठीक ठाक थी। वैसे लगता है आपका एक और दुश्मन है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे निपटने में आपकी मदद करूं? जेयू को ऐसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। कोई जरूरत नहीं, ये फीनिक्स कबीले का अंदरूनी मामला है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। अगर आप इसमें शामिल हुए तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। फैंग जियू ने अपना सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। आखिर फैंग क्यूदाओ फीनिक्स कबीले का एक दालुओ गोल्डन इमोर्टल है। अगर झोउ सुई उसे मार देता तो पक्का बहुत हंगामा होता और इससे ह्यूमन कबीले और ट्रू स्पिरिट रेस अलायंस के बीच जंग भी छिड़ सकती थी। इसलिए यह मामला सिर्फ वही सुलझा सकती है। चूंकि यह आपका फैसला है तो इसे रहने दीजिए, लेकिन जब मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मुसीबत हल कर दी है तो क्या कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? जेयू को तीखी नजरों से देखा, अपने इरादे बिल्कुल नहीं छिपाए। क्या तुम्हें कौन सा खजाना चाहिए? पिछले कुछ सालों में फीनिक्स इमोर्टल मेंशन में बहुत सारे खजाने जमा हो गए हैं। अगर आपको इनकी जरूरत है तो मैं ये सब आपको दे सकता हूँ। फैंग जियू शर्मा गई और थोड़ी घबराहट के साथ झोउ सुई की आंखों में देखते हुए बोली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक छोटी सफेद खरगोश को देख रहा हो और उसके पास भागने के लिए कोई जगह न हो। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना परेशान महसूस नहीं किया था। दुनिया में कौन सा खजाना आपकी तुलना कर सकता है? तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। झोउ सुई आगे बढ़ी और फैंग जियू की पतली कमर को गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे वहीं ले जाने के लिए तैयार है। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी प्रोग्रेस बहुत तेज है। एक पल में फैंग जियू का चेहरा लाल हो गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। इस आदमी के गले लगने पर उसने पाया कि उसने अपनी सारी हिम्मत खो दी है। साफ है, उसकी साधना पहले ही गोल्डन इमोर्टल दायरे में वापस आ चुकी थी और उसमें कुछ हद तक रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए। लेकिन अब उसे लगा कि वह कोई ताकत नहीं जुटा पाएगी। ऐसा लग रहा था कि वह इस आदमी को सिर्फ अपनी मर्जी से काम करने दे सकती थी। शायद अपने दिल की गहराई में वह विरोध नहीं करना चाहती थी। अगर यह आदमी था तो ये पूरी तरह से नामंजूर नहीं था। ये भी सच है। तुम्हारी साधना अभी तक पीक पर नहीं पहुंची है, अब तुम्हें खाना बेकार होगा। जब तक आपकी खेती पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक इंतजार करते हैं। झोउ सुई थोड़ा मुस्कुराया। असल में वह इस औरत को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर फैंग जियू की साधना दालुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल पर वापस आ जाती तो उसके साथ प्रैक्टिस करने से बहुत फायदे होते। ये बिल्कुल एक के बाद एक सिक्स्थ ऑर्डर इमोर्टल पिल्स लेने के बराबर होगा। इसलिए उसे जल्दी नहीं थी, क्योंकि यह महिला बहुत पहले से ही इस जाल में फंसी हुई थी। ये सुनकर फैंग जियू ने तुरंत राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह इस आदमी से इतनी जल्दी नहीं उलझेगी। आखिरकार वह अभी भी तैयार नहीं लग रही थी। हालांकि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं पकड़ना चाहता, फिर भी मैं पहले कुछ मिठाई का स्वाद लेना चाहता हूँ। जब तक हम आखिरी कदम नहीं उठाते तब तक सब ठीक रहेगा। झोउ सुई हंसा। क्या? फैंग जियू हैरान रह गई, ये देखकर कि वह आदमी उसे पहले ही ले गया था, फिर उसे बार बार मिठाई की तरह चखा। ... दिनों के बाद अमर दुनिया में फीनिक्स कबीले का हेडक्वार्टर एक गुफा वाली हवेली में है। ये वह जगह थी जहां दालुओ गोल्डन इमोर्टल फैंग क्यूदाओ आमतौर पर खेती करते थे। अचानक वह चौंक कर जाग गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है और उसकी आंखों से डरावनी रोशनी निकल रही थी। क्या तियानजुए दाओइस्ट मर गया है? इमोर्टल किंग की खोज के दौरान हॉट डेमन की वजह से मौत हो गई। फैंग क्यूदाओ ने माथा सिकुड़ा। उसे सबसे पहले ये खबर मिली और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जुए दाओइस्ट के बारे में वह जो जानता था उसके अनुसार उसके लिए हॉट डेमन से मरना नामुमकिन था। आखिरकार दूसरी पार्टी बहुत सावधान थी, बिना किसी भरोसे के वह कोई ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं करेगा। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की
पाया कि किस्मत गड़बड़ लग रही थी, कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सका। जूए दाओइस्ट की मौत का कारण छिपा हुआ, साफ नहीं और अस्पष्ट था। लेकिन ये भी एक बहुत आम बात थी। हर डालुओ गोल्डन इमोर्टल ऐसा ही था, उनके कारण का वजन असाधारण है। यहाँ तक कि उसी स्टेज के एक ग्रेट लुओ को भी दूसरे ग्रेट लुओ की वजह का पता लगाना मुश्किल लगता है। जूए दाओइस्ट की मौत में कुछ गड़बड़ हो सकती है। सवाल यह है कि तियान जूए दाओइस्ट ह्यूमन टेरिटरी में था, उसे मारने की काबिलियत किसके पास थी? जब तक वह इटर्नल नाइट लैंड नहीं गया, तभी उस पर हमला हो सकता था। तो क्या तियान जूए दाओइस्ट सच में हॉट डेमन से मर गया? फैंग क्यूदाओ बहुत उलझन में था। उसने सोचा कि तियान जूए दाओइस्ट को मारना आसान नहीं है, यहाँ तक कि डालुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए भी नहीं, जब तक कोई अमर राजा कोई कदम न उठाए। लेकिन समस्या यह है कि तियान जूए दाओइस्ट ह्यूमन टेरिटरी में था, कोई भी इमोर्टल राजा उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जूए दाओइस्ट की मौत का सबसे संभावित कारण हो सकता है। आखिरकार कई डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स ऐसे थे जो एक इमोर्टल किंग तक पहुंचने के दौरान मारे गए। हालांकि तियान जूए दाओइस्ट सावधान था, फिर भी साधना के दौरान उसे दिल के दानव का प्रकोप झेलना पड़ सकता था, जिससे उस पर मुसीबत आ सकती थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक अमर था जो श्राप देने की कला का इस्तेमाल करता था, सालों से श्राप की शक्ति में उलझा हुआ था, अनजाने में कई श्रापों के बुरे असर झेल रहा था। श्राप की वजह से मरना भी कोई अजीब बात नहीं थी। फैंग जियू की जिंदगी सच में बहुत बड़ी है, किसने सोचा था कि वह इस तरह नहीं मरेगी? तियान जूए दाओइस्ट के गिरने के बाद वह भी बच सकती है। फैंग क्यूदाओ को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि वह फैंग जियू को मारने के इस मौके का फायदा उठा सकता है। इस तरह फीनिक्स क्लैन के सीक्वेंस में पहला डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन सकता है और अपने लिए फीनिक्स ब्लडलाइन सुरक्षित कर सकता है। हो सकता है कि वह भविष्य में कामयाब हो जाए और फीनिक्स कबीले का नया अमर राजा बन जाए। एक बार फैंग जियू मर गया तो ये सच में फूल प्रूफ हो जाएगा और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जब तियान जूए दाओइस्ट अचानक गिर गया है, तो ऐसा लगता है कि फैंग जियू को फिर से उम्मीद की एक किरण दिखी है। बस अगर यह सच में बच भी जाए तो भी यह एक बार मर चुका है और इसकी क्षमता बहुत कम हो गई है। भले ही यह अपनी खेती को फिर से अपने पीक पर ले आए, फिर भी यह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। फैंग क्यूदाओ ने गहरी सांस ली। ये स्वाभाविक रूप से फैंग जियू को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर फीनिक्स कबीले के अमर राजाओं को इसका पता चल गया तो जरूर उसे बिना दफनाए ही मार दिया जाएगा। बेशक किसी और का हाथ लेकर मारना अभी भी मुमकिन है, क्योंकि यह पर्सनली नहीं किया जाता। अगर फीनिक्स कबीले के पुराने अमर राजाओं को भी ये पता चल जाए तो भी वे मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। जब तक कि यह पर्सनली न किया जाए तब तक खुली लड़ाई से बचा जा सकता है। इसलिए भले ही उसमें जानलेवा इरादा हो, वह उसे रोक सकता है और अगले मौके का इंतजार कर सकता है। ... इस बीच अमर मानव कबीले की स्वर्ग दरबार में कई डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स ने भी पहली बार में ही तियान जूए दाओइस्ट के पतन की खबर सुनी। कई लोग हैरान भी थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मशहूर तियान जूए दाओइस्ट सच में गिरेंगे। क्या हुआ? वह बूढ़ी तियान जूए दाओइस्ट सच में पागल होने की वजह से गिर गई। क्या ये बूढ़ी औरत पहले फीनिक्स कबीले के फैंग जियू के खिलाफ साजिश नहीं रच रही थी ताकि अमर राजा बनने का मौका छीन सके? ये बिना किसी तुकिया कारण के कैसे गिर सकता है? एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल काफी हैरान था। हालांकि तियान जूए दाओइस्ट को अमर राजा बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका आधार काफी मजबूत था और अगर वह कभी भी अमर राजा बन गए तो यह कोई अजीब बात नहीं होगी। लेकिन अब इस तरह गिरने से वाकई कई लोगों को झटका लगा है। पहले तियान जूए दाओइस्ट सच में बहुत उम्मीद लगाए हुए थे। बदकिस्मती से उसने फॉर्चून सीजिंग सोल डिवोरिंग कर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फैंग जियू को मार नहीं पाया और इसके बजाय उसे कर्स का बैकलैश झेलना पड़ा। शुरू में मुझे लगा कि उस पुरानी चीज की गहरी नींव की वजह से वह बैकलैश झेल सकता है, लेकिन अचानक उसे फिर भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक और डालुओ गोल्डन इमोर्टल ने थोड़ा घमंड से कहा। आखिरकार उन्हें भी तियान जूए दाओइस्ट से कई नुकसान हुए थे, जिसमें भारी नुकसान भी हुआ था। इसलिए तियान जूए दाओइस्ट के गिरने की खबर सुनकर उसे बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि यह सही सजा है। अगर यह सिर्फ किस्मत को जब्त करने वाले आत्मा को खाने वाले श्राप का असर होता तो शायद तियान जूए दाओइस्ट इसका सामना कर सकते थे। समस्या यह है कि कौन जानता है कि तियान जूए दाओइस्ट ने कितनी बार शापित अमर तकनीक का इस्तेमाल किया है और कितनी प्रतिक्रियाएं झेली हैं। ऊपर से तो ये ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर से इसमें पहले से ही छेद थे।
शायद आमतौर पर कुछ नहीं होता, लेकिन जरूरी मौकों पर यह पूरी तरह से फट जाएगा। मेरा अंदाजा है कि इसी तरह तियानजुए दाओइस्ट पागल हो गया और मर गया। एक और डालुओ गोल्डन इमोर्टल ने अपना अंदाजा जताया। उनका मानना था कि तियानजुए दाओइस्ट शायद सालों से लगी कई छिपी हुई चोटों की वजह से अचानक गिर गए। इतना कुछ कहने के बाद क्या किसी को शक नहीं है कि उसकी हत्या हुई है? एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल को हमेशा लगता था कि यह मामला अजीब है, शायद कोई साजिश है। उसकी हत्या कैसे हो सकती है? ठीक है, तियानजुए दाओइस्ट हमेशा तियानजुए सेक्ट में ही रहा, उसे कौन मार सकता था? हाँ, सही है, जब तक कोई अमर राजा काम नहीं करता तब तक कौन डालुओ गोल्डन अमर को मार सकता है? जू दाओइस्ट को टारगेट करना नामुमकिन है, और जहां तक विदेशी अमर राजाओं की बात है, वे भी शायद हमारे इंसानी इलाके में नहीं आएंगे। अगर यह सच में एक मर्डर होता तो स्काई क्राइम दाओइस्ट और स्काई बेरविंग दाओइस्ट इतने शांत नहीं होते। सच में वे तीनों भाइयों की तरह करीब हैं। अगर तियानजुए दाओइस्ट की मौत में कोई साजिश होती तो वे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देते। डालुओ गोल्डन इमोर्टल का गिरना सच में हमारी इंसानियत के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जो हमारी बुनियाद को खत्म कर दे। आखिर हमारे पास कई डालुओ गोल्डन इमोर्टल हैं, ये तो बस रिन्यूअल का नॉर्म है। डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स नहीं बनाए हैं, उम्मीद है कि हमारी नींव को मजबूत करने के लिए और डालुओ सामने आएंगे। स्वर्ग दरबार के कई डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स ने अंतहीन बहस की। हालांकि तियानजुए दाओइस्ट के पतन पर सभी को बहुत अफसोस था, लेकिन ये बेशक इंसानियत के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इससे इंसानियत की जड़ें कमजोर पड़ें। आखिरकार इंसानी नस्ल की असली लड़ाई की ताकत अभी भी अमर राजा ही है। जब तक अमर राजा बड़ी संख्या में नहीं गिरते, तब तक मानव जाति अमर दुनिया के 5 सुपर कुलों में से एक रहेगी। जहां तक डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स की बात है, उनके कुछ गिरने का कोई खास महत्व नहीं है। वैसे अब अमर राजाओं की चोटें कैसी हैं? अचानक एक महान लुओ गोल्डन इमोर्टल ने सबको देखते हुए पूछा। उन्होंने हमेशा अमर राजाओं की हरकतों पर पूरा ध्यान दिया था। आखिरकार इंसानी कबीले की सबसे बड़ी लड़ाकू ताकत होने के नाते उनके हर कदम का असर इंसानी कबीले के सभी पहलुओं पर पड़ता था। अगर सच में कुछ भी गलत हुआ तो इससे जरूर बहुत बड़ा हंगामा होगा। अभी उनकी चोटें काफी अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं। अनुमान है कि कुछ समय बाद वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बेशक ये सिर्फ हम इंसानों के साथ नहीं है, यहाँ तक कि डेविल क्लैन और प्रिजन क्लैन भी एक जैसे हैं। एक प्राचीन महान लुओ गोल्डन इमोर्टल ने गंभीरता से कहा। उन्हें स्वर्ग के दरबार का एक बड़ा अधिकारी भी माना जाता था, जो अमर राजाओं से काफी परिचित थे और स्वाभाविक रूप से उनकी स्थिति से वाकिफ थे। हालांकि यह इंसानी कुल का सबसे बड़ा राज था और जाहिर है इसे आसानी से बताया नहीं जा सकता था। नहीं तो कौन जानता है कि इससे क्या परेशानी हो सकती है। इटर्नल नाइटलैंड में अमर राजाओं का सामना किससे हुआ जिससे उन्हें इतनी बड़ी चोटें आई? कई महान लुओ गोल्डन इमोर्टल्स ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने पहले भी ऐसे ही सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं नहीं पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि यह अमर राजाओं का एक रहस्य था जो कभी उजागर नहीं होगा। इससे उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि अमर राजा बहुत सी बातें छिपा रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत बेचैनी महसूस हुई। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। मॉन्स्टर्स का सामना किया, और कोई भी मॉन्स्टर नहीं, बल्कि इटर्नल नाइटलैंड के अल्टीमेट मॉन्स्टर्स का। आप शायद जानते होंगे कि इटर्नल नाइटलैंड में कई पुरानी सभ्यताएं खत्म हो गई हैं। ये सभी सभ्यताएं इटर्नल नाइटलैंड की आपदाओं में नष्ट हो गईं। इस बार अमर राजाओं ने मिलकर काम किया क्योंकि उन्हें संकट का एहसास हो गया था, शायद एंड ऑफ डेज की आपदा समय से पहले ही आ सकती है। इसीलिए अमर राजाओं को इटर्नल नाइटलैंड में गहराई तक जाने की इतनी जल्दी थी। शुरू में उन्हें लगा कि वे इस मुसीबत को हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे कम आंका। प्राचीन महान लुओ गोल्डन इमोर्टल ने गंभीरता से कहा, उनका लहजा बहुत गंभीर था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इटर्नल नाइटलैंड में कुछ हुआ है? कई महान लुओ गोल्डन इमोर्टल्स हैरान रह गए। अगर इटर्नल नाइटलैंड में सच में कोई बड़ी दिक्कत होती तो यह इमोर्टल वर्ल्ड के अनगिनत कबीलों के लिए एक ऐसी मुसीबत होती जो पहले कभी नहीं हुई, और कोई नहीं जानता था कि कितनी जाने जा सकती हैं। समस्या यह थी कि अमर दुनिया इतने लंबे समय से शांतिपूर्ण थी, तो अचानक ये मुसीबत क्यों आई? एक पल के लिए उनके दिलों में उथल पुथल मच गई। पक्का नहीं, लेकिन आजकल कई अमर राजा लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हमें आपदा के आने के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी एक प्रीहिस्टोरिक सभ्यता बन सकते हैं, जो हमेशा रहने वाली रात में गिर जाएगी।
तब हम भी पुराने जमाने की कहानियां बन जाएंगे और बाद की पीढ़ियों के लिए खुदाई और स्टडी करने के लिए सिर्फ कुछ निशानियां ही छोड़ जाएंगे। प्राचीन महान लुओ गोल्डन इमोर्टल ने सबको देखा, उसका लहजा बहुत क्रूर था। क्या ये सुनकर कई महान लुओ गोल्डन इमोर्टल्स चुप हो गए, कुछ भी कहने में असमर्थ हो गए। उनके अंदर एक अनोखी जल्दी उठने लगी, उन्हें अपनी साधना को जल्दी से बेहतर बनाने की जरूरत थी। नहीं तो जब बड़ी मुसीबत आएगी तो किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। यह आपदा कब आएगी? किसी ने पूछा। ये साफ नहीं है, यह अरबों साल जितना छोटा भी हो सकता है, दसियों या सैकड़ों अरबों जितना लंबा भी। किसी भी हालत में समय खत्म हो रहा है। पुराने महान लुओ गोल्डन इमोर्टल ने गंभीरता से कहा, उनके जैसे महान लुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए समय अरबों सालों में मापा जाता है। अरबों साल बस एक छोटा सा पल है, इसीलिए उन्हें इतना जरूरी लगता है जैसे कोई मुसीबत आने वाली हो। समझा? सबने सिर हिलाया। जाहिर है यह अमर राजाओं का इशारा था जो सबको तैयार रहने को कह रहे थे। आखिरकार कुछ तैयारी के साथ अभी भी बचने और आपदा का सामना करने का मौका हो सकता है। ... सालों बाद नश्वर दुनिया में जुबानहुआंग दायरे में एक और इमोर्टल वर्ल्ड का पौधा जमीन से उगाया, जिसे जुबानहुआंग दायरे में लगाया गया था। यह इनेट स्टार ट्री था। मेडिसिन गू द्वारा खेती किए जाने के बाद इनेट स्टार ट्री तेजी से बढ़ने लगा। इसकी जड़ें कभी न खत्म होने वाले खालीपन में गहराई तक धंस गईं और इसकी गहराई से एनर्जी सोखती रहीं। शरीर बहुत बड़ा था, किसी ऊंचे पहाड़ जैसा, पूरी तरह नीला चमकता हुआ। जुबानहुआंग दायरे की रुकावट को पार कर चुका था और खाली जगह के बाहर पहुंच गया था। इसकी शाखाएं अरबों किलोमीटर दूर तक फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि इसने पूरे जुबानहुआंग दायरे को घेर लिया है। बहुत सारी तारों की रोशनी इकट्ठा हो गई, जिससे तारों की रोशनी का एक मजबूत बैरियर बन गया। जुबानहुआंग दायरे पर हमला करना चाहता है, उसे इस स्टारलाइट बैरियर को भेदना होगा। लेकिन मॉडल वर्ल्ड की शक्ति के अनुसार किसी के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इस समय डालियां स्टार फ्रूट से भर गई थी, जिनकी कुल संख्या 365 थी। हर एक एक पुराने तारे जैसा था, जिसका साइज बहुत बड़ा था और उससे कभी न खत्म होने वाली नीली रोशनी निकल रही थी जो बहुत गहरे अंधेरे खालीपन को चीरती हुई अंदर आ रही थी। ये बिल्कुल तारों से भरे आसमान जैसा था। ये कहा जा सकता है कि जुबानहुआंग दायरे में कई साधक ऊपर देखते थे और आसमान में पुराने तारे देखते थे। उसी समय इन शुरुआती तारों में बहुत ज्यादा स्टार फोर्स था और नीचे गिरती हुई तारों की रोशनी भी थी। अगर कोई टैलेंटेड प्राणी होता तो वे इस स्टार एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते थे। वे अपनी साधना को बेहतर बनाने, अपने शरीर को बेहतर बनाने में मदद के लिए भी स्टार एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुबानहुआंग दायरे में बड़े बदलाव आएंगे। असल में पुराने समय में इनेट स्टार ट्री सिर्फ एक आम इमोर्टल वर्ल्ड प्लांट नहीं था, बल्कि एक इनेट स्पिरिचुअल जड़ थी। ये खुद एक दिव्य वृक्ष के बराबर है। यह एक तरफ की रक्षा कर सकता है, जिससे तारों वाला क्षेत्र बन सकता है। अनगिनत जीव प्राइमोर्डियल स्टोर्स पर रहेंगे, सितारों की कभी न खत्म होने वाली ताकत को सोखेंगे और जबरदस्त लड़ाई की ताकत हासिल करेंगे। हालांकि जब से इनेट स्टार ट्री गायब हुआ है, तब से इस तरह की शक्ति अमर दुनिया में खो गई है। लेकिन अब झो सुई की साधना के जरिए इनेट स्टार ट्री आखिरकार इस यूनिवर्स में फिर से आ गया है। एक अविश्वसनीय पेड़। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मशहूर इनेट स्टार ट्री होना चाहिए। इस इंसान को पुराने जमाने का ये दिव्य वृक्ष कहां से मिला? वू ल्यूली की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब वह गहरे पीले क्षेत्र में दिखाई देने वाले इस दिव्य वृक्ष को देख रही थी। वह पूरी तरह हैरान थी। उसने अमर दुनिया में दिव्य वृक्ष देखे थे। उदाहरण के लिए गोल्डन क्रो कबीले के पास एक अमर विश्व दिव्य वृक्ष था, फुसांग वृक्ष। फिर भी अमर दुनिया में ऐसे दिव्य वृक्ष बहुत दुर्लभ हैं। कोई भी शक्ति जो किसी पर हावी हो सकती है, वह जरूर अमर दुनिया की सुपर पावर होगी। आखिरकार अगर वे सुपर पावर नहीं होते तो वे ऐसे दिव्य वृक्ष को नहीं रख पाते। फुसांग पेड़ की रक्षा करने की ताकत थी, फीनिक्स कबीले की तरह, जिसके पास भी दिव्य वृक्ष फरमियाना था। लेकिन इस इंसान झो उसुई का क्या, जिसने इनेट स्टार ट्री भी हासिल कर लिया? कितना शानदार मौका है। अगर यह बात अमर दुनिया में फैल गई तो जरूर बहुत बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। अमर दुनिया से अलग अलग ताकतें झुंड में आ जाएंगी। मास्टर, इनेट स्टार ट्री सच में प्रभावशाली है, लेकिन इसके बगल में मौजूद दिव्य वृक्ष टोंगटियन को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह इनेट स्टार ट्री से बिल्कुल भी कम नहीं लगता। उसके बगल में कोंग जुबानवू ने गहरी आवाज में कहा।
उसे भी लगता था कि उसके आदमी के पास अनगिनत छिपे हुए कार्ड हैं। ऐसे अजीबोगरीब इमोर्टल वर्ल्ड के पौधे मिलना तो बस अकल्पनीय था। इसके अलावा उसका आदमी अब पहले से ही एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल था। इतनी ताकत के साथ अमर दुनिया में भी उसे एक क्षेत्रीय राजा माना जाएगा, किसी डोमेन पर पूरी तरह से हावी होने में सक्षम। अगर उसकी साधना और बेहतर होकर अमर राजा बन गई तो वह अमर दुनिया में बेशक एक अकल्पनीय व्यक्ति होगा। वह ह्यूमन क्लैन और इमोर्टल वर्ल्ड दोनों में एक अहम जगह रखेगा। यह कोई टोंटियन नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गहरे पीले दायरे के बीच में मौजूद ये दिव्य पेड़ मशहूर जियानमू होना चाहिए। वू ल्यूली की आंखों में समझ आ गई जब उसने सीधे सीधे अपना अंदाजा बताया। असल में वह अनजान नहीं थी। 10 लाख साल से ज्यादा समय तक गहरे पीले दायरे में रहने के कारण उसे पहले से ही इस दिव्य पेड़ के बारे में कुछ हद तक समझ थी। ऐसा चमत्कारी अमर दुनिया का पौधा सिर्फ जियानमू ही हो सकता है। जब उसे यह एहसास हुआ तो वह अंदर से पूरी तरह हिल गई। आखिरकार जियानमू कभी ट्रू स्पिरिट अलायंस के लीडर्स में से एक था, जो एक पुराना अमर राजा था। कई सच्ची आत्माओं का मानना था कि जियानमू मरा नहीं है और कभी न कभी उसका पुनर्जन्म होगा। कौन सोच सकता था कि जियानमू सच में मरा नहीं था और वह मॉर्टल वर्ल्ड में भी दिखाई दिया था, और यह इस अमर इंसान के हाथों में भी पड़ गया था। ट्रू स्पिरिट अलायंस के कई डालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स और इमोर्टल किंग्स को जियानमू के ठिकाने के बारे में पता चल गया तो वे पक्का पागल हो जाएंगे और जियानमू को वापस लाने के लिए बड़ी कीमत चुकाकर भी मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाएंगे। आखिरकार जियानमू ट्रू स्पिरिट अलायंस का लीडर था और एक सिंबल भी था। जियानमू को किसी अमर इंसान के हाथों में पड़ना नामुमकिन था, तो वह कुछ हद तक समझ गई कि यह इंसान झो सुई उन्हें जाने क्यों नहीं देना चाहता था, क्योंकि इतना बड़ा राज अगर एक बार लीक हो गया तो अकल्पनीय उथल पुथल मच जाएगी। अपनी जगह पर वह इस राज को जानने वाले किसी को भी जाने नहीं दे सकती थी। असल में सिर्फ मरे हुए लोग ही ऐसा राज रख सकते हैं। दिव्य वृक्ष जियानमू। कोंग जुआनवू ने अपने मालिक वू ल्यूली को देखते हुए अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। दिखावा बंद करो, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम बहुत पहले उस आदमी के साथ हुकअप हो चुकी हो। आप यह नहीं जान सकते कि यह जियानमू है। अपनी शिष्या को कंफ्यूज होने का नाटक करते देख वू ल्यूली चिढ़कर बोली और बेरहमी से दूसरे की छोटी सोच को सामने ला दिया। असल में उनकी शिष्या शायद गहरे पीले लोग को उनसे बेहतर समझती थी। आखिरकार उसकी शिष्या बहुत पहले ही उस आदमी की औरत बन चुकी थी। जुआनहुआन पीक पर खुद को और सीनियर जीव को छोड़कर सभी औरतें उस आदमी के हाथों में पड़ गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मालिक को ये बात बहुत पहले पता चल जाएगी। कोंग जुआनवू ने मजाक में अपनी जीभ बाहर निकाली। वह भी जानती थी कि उसका मालिक बहुत चालाक है। हालांकि पहले तो उस पर शक नहीं होगा, लेकिन इतना समय साथ बिताने के बाद वह जरूर इशारा करेगी। इसलिए वह अपने एक्सपोजर के लिए बहुत पहले से तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक अब उसे बेनकाब कर देगा। मुझे कैसे पता नहीं चला? वह आदमी अक्सर तुम्हारे कमरे में आता था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चला? लेकिन क्योंकि यह आपका फैसला था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा जब तक कि आपकी मर्जी से था। और ऐसा लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा हुआ है। आप इतनी जल्दी स्वर्ग में अमर हो गए और आप गहरे अमर होने से ज्यादा दूर नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपकी खेती में तेजी से सुधार का भी उस आदमी से बहुत कुछ लेना देना है। वू ल्यूली ने गहरी आवाज में कहा। सच कहूं तो वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि उस आदमी ने अपने शिष्य की साधना को इतनी तेजी से बेहतर बनाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया। ये सच में हैरान करने वाला था। हालांकि अमर गोलियां और अमर अमृत सच में काफी मदद कर सकते हैं, लेकिन हाई रैंक कानूनों को समझने में बहुत कुछ अपनी समझ पर निर्भर करता है। अगर मेरी शिष्या सच में एक होनहार भी है तो भी दिक्कत यह है कि वह इतनी जल्दी हेवनली इमोर्टल तक नहीं पहुंच सकती। तरक्की की यह रफ्तार पहले ही कॉमन सेंस से परे है। मुझे लगता है कि उस आदमी ने जरूर कुछ खास तरीकों में महारत हासिल की होगी जिससे वह अपने दाव साथी को नियमों को समझने और उनकी साधना को बढ़ाने में मदद कर सके, नहीं तो मेरे शिष्य कोंग जुआनवू में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। हाँ, ये सच है, इसका मेरे पति से बहुत कुछ लेना देना है। असल में मेरे पति की बनावट बहुत खास है। एक बार जब आप उनके साथ डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उनसे कानूनों के बारे में जानकारी पाने का मौका मिलता है। यह अचानक ज्ञान प्राप्त करने जैसा है। इसी मदद की वजह से ही मैंने इतनी तेजी से तरक्की की है और टाइम लॉ को समझा है। कोंग जुआनवू ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया और सीधे सीधे कारण बताया। क्या? ये सुनकर वू ल्यूली की पुतलियां सिकुड़ गईं।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है, क्योंकि यह बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई है। हालांकि उसने कई संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी का शरीर इतना खास होगा। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसके दाऊ साथी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जीनियस लग रहे हैं। शुरू में मुझे लगा कि उन महिलाओं में कमाल की काबिलियत है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सब इस आदमी की मदद की वजह से हुआ। बेशक इस आदमी की खास बनावट असल में फीमेल इमॉर्टल्स के लिए एक चीट कोड जैसी है। अगर मैं भी उनके साथ डुअल कल्टीवेशन कर पाता तो क्या मैं भी लाइफ लॉ को समझ नहीं पाता? तो क्या यह मुझे डालुओ गोल्डन इमॉर्टल तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए बेशक एक बेमिसाल मौका होगा। ये सोचकर वू ल्यूली ने पूछा, क्या सच में उसके पास इतना खास शरीर है? अगर आप सब इस आदमी से कानून की जानकारी ले सकते हैं तो क्या वह भी आप सबसे कानून की जानकारी नहीं लेगा? वह तुरंत इस बात को समझ गई। उसे लगा कि यह मामला आपसी है। सच में मेरे मालिक होने के लायक आपने सच में इस बात पर ध्यान दिया। जाहिर है न सिर्फ हमें फायदा होता है बल्कि मेरे पति को भी इसी तरह फायदा होता है। लेकिन मेरे पति अभी खेती में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। अगर मेरे पति ऊंचे पद वाली अमर महिलाओं के साथ साधना कर सके तो शायद उन्हें उनसे कानून की अलग अलग जानकारी मिल सकती है। यही कारण है कि मेरे पति ने इतनी सारी अमर महिलाओं से शादी की। कोंगजुआनवू ने समझाया। आपने इतना समझाया? वास्तव में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वू ल्यूली ने तुरंत अपने शिष्य कोंगजुआनवू की बातों के पीछे का मतलब समझ लिया। आखिरकार ऐसे राज आमतौर पर अच्छी तरह से छिपाए जाते हैं, फिर भी उसकी शिष्या ने बिना किसी झिझक की बात की। जाहिर है इसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद था। उसने इसे ध्यान से पहचाना। मास्टर सच में दिल से समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि मास्टर मेरे पति से शादी करें, एक अच्छी जोड़ी बने और रिश्ता मजबूत हो। कोंगजुआनवू ने बिना गोलमोल बात किए हल्का सा मुस्कुराया। दूसरी पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति उनके प्रति वफादार रहें, हमेशा वफादार रहें। लेकिन तुम अलग हो, असल में अपने पति को मेरी तरफ धकेलना चाहती हो। तुम क्या सोच रही हो? वू ल्यूली ने झुंझलाहट के साथ कहा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसके शिष्य के ऐसे इरादे होंगे। असल में वह चाहता है कि मैं इस आदमी से शादी कर लूं। मेरे पति का अमर दुनिया में राजा बनना तय है। एक राजा का सिर्फ एक दाऊ साथी कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि 3000 रखेले भी असल में कुछ नहीं होंगी। अब मेरे पति के पास सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा दाऊ साथी हैं, जो बहुत कम है। बेशक हम आम महिलाओं को मेरे पति से शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन मास्टर अलग हैं। आपको गोल्डन क्रो ब्लडलाइन विरासत में मिली है। आप गोल्डन क्रो कबीले के वंशज हैं। इसके अलावा आप एक असाधारण गोल्डन इमॉर्टल हैं। चाहे साधना में, योग्यता में या दिखने में, आप दुनिया में बेमिसाल हैं। मेरे पति की दाऊ साथी बनने के लिए पूरी तरह से योग्य। अगर मास्टर मेरे पति से शादी कर लें तो उन्हें जरूर बहुत फायदा होगा। डालू वो गोल्डन इमॉर्टल तक खेती की स्पीड को और भी तेज कर सकता है और जल्दी से इमॉर्टल किंग दायरे में कदम रख सकता है। कोंगजुआनवू ने अपना प्लान बताते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसके मालिक और पति का मेल बस एक शक्तिशाली गठबंधन है। खासकर उसके पति की खेती के लिए यह निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। फिर भी इसमें मेरा क्या फायदा? वू ल्यूली ने शांति से कहा। मास्टर, आप अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। असल में मास्टर के मन में भी आपके मन में ऐसे ही विचार आए हैं, है ना? असल में मेरे पति से शादी करके मास्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आखिरकार अगर आप मेरे पति के साथ खेती कर सके तो आपको लाइफ लॉ के बारे में गहरी जानकारी मिलेगी। डालू वो गोल्डन इमॉर्टल की रुकावट को आसानी से तोड़ देंगे, है ना? डालू वो गोल्डन इमॉर्टल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। गोल्डन क्रो कबीले में भी हमें नहीं पता कि कितने पुराने होनहार लोग इस कदम पर अटके हुए हैं। डालू वो गोल्डन इमॉर्टल तक पहुंचने का एक मौका है। कोंगजुआनवू को अपने गुरु के विचार बहुत पहले ही समझ आ गए थे। ये कहा जा सकता है कि उसके और उसके गुरु के विचार पहले से ही एक जैसे हैं। अगर उसके मन में ऐसे विचार न आते तो शायद उसके मालिक इतने शांत रहने के बजाय पहले ही बहुत गुस्सा हो गए होते। मुझे कहना होगा, आपने मुझे सच में यकीन दिला दिया है। मेरे लिए ये सच में एक अनोखा मौका है, लेकिन ऐसे मामले आपसी सहमति पर निर्भर करते हैं। अगर मैं भी राजी हूँ तो क्या दूसरी पार्टी भी राजी होगी? वू ल्यूली ने बेबसी से कहा। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी पुरुष को पाने की कोशिश नहीं की थी।
पुरुष हमेशा उसके पीछे पड़े रहे हैं, उसने कभी किसी के पीछे नहीं पड़ी। ये तो बस आसमान को उल्टा करने जैसा है। कोई बात नहीं, मेरे पति तो बस एक कामुक शैतान है, औरतों के मामले में पूरी तरह से बिना सोचे समझे काम करते हैं। जब तक मास्टर अग्रेसिव अप्रोच अपनाते रहेंगे तब तक जरूर कुछ अच्छा होगा। जब समय आएगा मैं अपने प्यारे पति को अपने घर ले आऊंगी और तब मास्टर मौके का फायदा उठा सकते हैं। कोंग शुवानवू थोड़ा मुस्कुराए, उसने पहले से ही कई प्लान बना रखे थे। अच्छा ऐसा है। ये सुनकर वू लियोली की आंखें अचानक चमक उठी, वह बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। इस प्लान के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह उस आदमी को खा सकती थी। ... इस दौरान इनेट स्टार ट्री के पास एक आकृति प्रकट हुई झो उसुई। वह इस अंदरूनी आध्यात्मिक जड़ को देख रहे थे और उसमें मौजूद दाओ रिदम को समझ रहे थे। बुरा नहीं है, इनेट स्टार ट्री आखिरकार मैच्योर हो गया है। झो उसुई ने इनेट स्टार ट्री को देखा और तुरंत बहुत संतुष्ट महसूस किया। उनकी बहुत ध्यान से देखभाल करने की वजह से जो पौधा कभी सिर्फ एक पौधा था, अब ऐसा लगता था जैसे वो अनगिनत अरबों सालों से जिंदा है और उस पर 365 स्टार फ्रूट लगे हैं। हर स्टार फ्रूट में अनलिमिटेड ओरिजिन एनर्जी होती है। बस एक को आसानी से निकाल लेना ही डालुओ गोल्डन इमोर्टल को पागल करने के लिए काफी था। लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं ले गया। आखिर खुद उन्हें खाने से भी काफी नहीं बचता, वो उन्हें दूसरे डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स को कैसे दे सकता था। उनके लिए ये खेती के बहुत कीमती संसाधन थे। चाहे कितने भी सुप्रीम इमोर्टल स्टोन्स हों, वे इन्हें नहीं खरीद सकते थे। बूम टिल्ड तुरंत झो सुई ने अपना बड़ा हाथ हिलाया, सभी 365 स्टार फ्रूट तोड़कर माउंटेन सीपल स्पेस में रख दिए और बाद में उन्हें खाने का सोचा। इसके अलावा कुछ समय बाद इनेट स्टार ट्री एक बार फिर ज्यादा स्टार फ्रूट देगा। तब तक वह और भी ज्यादा फल काट सकता था। ये कभी खत्म न होने वाला और हमेशा रहने वाला था। जुबानवू मुझे ढूंढ रहा है। क्या ये कुछ जरूरी हो सकता है? झो उसुई का शुरू में इरादा अपने घर लौटने, अकेले रहने और अपनी साधना को बढ़ाने का था, लेकिन अचानक उसे कोंग जुवानवू का मैसेज मिला जिसमें उससे मिलने के लिए कहा गया था। उनके लिए कोंग शुवानवू की तरफ जाना बस एक सोच की बात थी। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वूश! अगले ही पल झो उसुई की आकृति चमकी और वह तुरंत कोंग जुवानवू के घर में पहुंच गया। लेकिन उसने जल्दी ही ध्यान दिया कि घर में मौजूद व्यक्ति कोंग जुवानवू नहीं बल्कि वू लियोली था। उसने एक छोटी लाल स्कर्ट पहनी थी जिससे उसकी लंबी गोरी टांगें दिख रही थी और उसकी पतली कमर आसानी से पकड़ी जा सकती थी। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक टाइट सफेद कैमिसोल था जो उसकी सुडौल कर उसको दिखा रहा था। उसका हॉट और आकर्षक फिगर सुडौल और मनमोहक था, स्वर्ग का एक मास्टरपीस। उसकी खूबसूरत आंखों में बहुत ज्यादा आकर्षण था। एक हल्की खुशबू उसकी नाक में घुसी, उसके दिल में हलचल पैदा कर दी और अंदर लहरें पैदा कर दी। बेशक वह एक बेमिसाल खूबसूरती थी। वो, तुम यहाँ क्यों हो? अपने सामने वू लियोली को देखकर पलकें झपकाईं। उन्होंने वू लियोली से पहले भी कई बार बातचीत की थी, लेकिन आज की मुलाकात साफ तौर पर बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि वह बिना रोक टोक के अपना चार्म दिखा रही थी। हर हरकत, हर नजर एक बेमिसाल आकर्षण, एक बेमिसाल खूबसूरती बिखेरती थी जिससे किसी के भी मुंह में पानी आ जाता था। क्या मेरा शिष्य कर सकता है, लेकिन मैं, वू लियोली, नहीं कर सकता? क्या मैं आपके धर्म नेत्र के योग्य नहीं हूँ? वू लियोली अपनी लंबी सुंदर टांगों के साथ शान से आगे बढ़ी, उसकी आंखें झो उसुई में जल रही थी। वह इस आदमी के लिए अपनी इच्छा नहीं छिपा रही थी। यह झो उसुई थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वू लियोली अचानक इतनी बोल्ड और गुस्सैल हो जाएगी। साफ है उसने इस बेमिसाल खूबसूरती को जीतने की कोशिश अभी शुरू भी नहीं की थी, फिर भी वह अपनी मर्जी से उसे सौंप रही थी। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका प्यार का लेवल सच में 100% था। और कुछ मत कहो, मैं बस चाहता हूं कि तुम एक्शन लो। वू लियोली अचानक झुकी और झो उसुई के होठों को अपने होठों से बंद कर लिया। एक पल के लिए घर में प्यार भरा माहौल भर गया। इसे रोकना नामुमकिन हो गया है। साफ है आज की रात बहुत अच्छी होगी, जो लंबे समय तक खत्म नहीं होगी। अगली सुबह जल्दी आपने और आपके दाव साथी ने साधना की, आपके दिल जुड़ गए और आपका प्यार गहरा हो गया, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी मिली और आपका साधना लेवल कुछ हद तक बढ़ गया। आपको जीवन के नियम की कुछ समझ मिली, आपका साधना अनुभव कुछ हद तक बढ़ गया है, आपकी शारीरिक क्षमताएं मजबूत हो गई हैं। अचानक झो उसुई को अपनी चेतना के सागर की गहराई से उभरते संदेशों का आभास हुआ जो सभी ऑब्सेशन गू से आ रहे थे।
उसी समय उनके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में शुद्ध येन ऊर्जा भर गई। इससे उनका फ्रूट ऑफ द ग्रेट लुओ भी कुछ हद तक इवॉल्व हो गया। उसके अंदर के महान लुओ हेवनली रेल्म ने इस बहुत ज्यादा प्योर येन एनर्जी को सोख लिया, जिससे रेल्म का एरिया बढ़ गया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि गोल्डन क्रो कबीले के गोल्डन इमोर्टल ने पता नहीं कितने अरबों सालों की प्योर येन एनर्जी जमा की है और अब उसे मिल रही है। इसके फायदे सिक्स्थ ऑर्डर इमोर्टल पिल लेने से कम नहीं है। वह अपने अंदर बह रही विशाल अमर शक्ति को महसूस कर सकता था, जो समुद्र जितनी विशाल थी। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि लाइफ लॉ की उनकी समझ भी एक अलग लेवल पर पहुंच गई। ऐसा अनुमान है कि अगर वह कुछ समय तक लगन से साधना करे तो वह जीवन नियम को पूरी तरह समझ सकेगा। इस समय वू ल्यूली ने एक तूफानी रात का अनुभव करके धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके आकर्षक चेहरे पर एक लाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कल रात इतनी तेज होगी। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी उसने इस कल्टीवेशन सेशन को कमा का। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि इस आदमी की बॉडी वाकई खास है। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे दाव साथी उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। सिर्फ यही तरीका अनगिनत दूसरे लोगों से बेहतर है। रुको, अचानक मुझे जीवन के नियम की इतनी समझ क्यों हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे शिष्य की बातें सच हों? इस समय वू ल्यूली ने देखा कि उसके ताओ फ्रूट पर लाइफ लॉ के पैटर्न लिखे हुए थे। ये पैटर्न उसकी खुद की समझ नहीं थे। वे पूरी तरह से इस आदमी की वजह से जमा हुए थे, जैसे अचानक ज्ञान मिल गया हो। ये तो बस जागना था, फिर भी जीवन के नियम के बारे में उसकी समझ दोगुनी हो गई थी। डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने की दहलीज पार कर चुकी है। अगर उसे कुछ समय दिया जाए तो ये लगभग तय है कि वह डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन सकती है। अविश्वसनीय साधना विधियां, अविश्वसनीय शरीर। ये सच में साधना में एक दाव साथी की मदद कर सकता है। वू ल्यूली बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि इस बार उसने सच में सही चुनाव किया है। अगर वह इतनी बोल्ड न होती तो उसे इतने फायदे कहां से मिलते? अगर कबीले की उन अमर महिलाओं को पता चलता कि इस आदमी में ऐसी काबिलियत है, तो शायद वे सब खुद को पेश करने के लिए आगे आती। आखिरकार सिर्फ एक बार ऐसा करने से ही इससे फायदे मिलेंगे, जो कई सिक्स्थ ऑर्डर इमॉर्टल पिल्स खाने से कम नहीं होंगे। यह आदमी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये सोचते हुए उसकी खूबसूरत आंखें सामने खड़े आदमी को गहरी इच्छा से देखने लगी। वह इस आदमी को पूरी तरह थका देने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। पति, ये सोचकर वू ल्यूली ने झोउ सुई को गले लगा लिया। उसे मोहक नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इच्छा से भरी हो। क्या? ये सुनकर झोउ सुई खुद को रोक नहीं सका। जल्द ही दोनों ने एक बार फिर अपनी खेती शुरू कर दी। ... कई दिनों बाद ल्यूली की जरूरतें पूरी कर दी और अपनी गुफा में लौट आया। आखिरकार इस सेशन से दोनों पार्टियों को बहुत फायदा हुआ और वू ल्यूली इस फसल को पचाने का मौका हाथ से जाने नहीं देगा। फिर डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा। जहां तक झोउ सुई की बात है, जो अभी अभी डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचा था, उसके लिए सबसे जरूरी बात थी कि वह अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाए और अपनी इमोर्टल पावर को बढ़ाए। उनके लिए खेती बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका नेचुरली स्टार फ्रूट खाना था। चलो देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। इस समय झोउ सुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक एक करके स्टार फ्रूट निगल लिए और फिर ये स्टार फ्रूट उसके ग्रेट लुओ हेवनली रेल्म में मिल गए। लगभग तुरंत ही स्टार फ्रूट्स प्राइमोर्डियल स्टार्स में बदल गए। झोउ सुई के दायरे में वे बहुत बड़े पुराने जीवन सितारे बन गए, आकार में सूर्य के समान। झोउ सुई के अंदर कुदरती तौर पर बने तारों की तुलना में ये प्राइमोर्डियल तारे सच में बहुत बड़े थे। कुछ समय के लिए उसे लगा कि उसके अंदर की अमर शक्ति तेजी से बढ़ रही है। ये कहा जा सकता है कि इससे उन्हें अरबों सालों की मेहनत वाली खेती से छुटकारा मिला। उसके स्वर्ग में तारों जैसी एनर्जी का कभी न खत्म होने वाला उभार फूट पड़ा। चमकदार नीली तारों की रोशनी ने कभी न खत्म होने वाले खालीपन को रोशन कर दिया। इससे झोउ सुई के दायरे का भी विस्तार हुआ। पहले इसका डायमीटर सिर्फ 20 लाइट ईयर था, लेकिन अब ये लगातार बढ़ रहा है। पलक झपकते ही इसका डायमीटर 40 लाइट ईयर्स तक बढ़ गया। पहले की तुलना में इसका डायमीटर दोगुना हो गया है। और ये तो बस शुरुआत थी। इससे भी जरूरी बात यह है कि इन प्राइमोर्डियल स्टार्स ने जीवन को बढ़ावा देना और बड़ी संख्या में पौधे उगाना शुरू किया। सच में स्टार फ्रूट्स के लायक। एक स्टार फ्रूट खाना एक प्राइमोर्डियल स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने जैसा है। इससे मिलने वाले फायदे बहुत ही शानदार हैं। झोउ सुई तारीफ से भर गया।
उसे ये भी नहीं पता था कि अपनी अभी की भावनाओं को कैसे बताए। उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि इन्नेट स्पिरिचुअल रूट अमर दुनिया के आम पौधों से बेजोड़ है। ग्रोथ साइकिल बहुत लंबा है, यहाँ तक कि एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाएगा। खुशकिस्मती से उन्हें मेडिसिन गू की मदद मिली, जो इन्नेट स्टार ट्री के ग्रोथ साइकिल को बहुत छोटा कर सकती थी। नहीं तो वह ऐसे पेड़ का फायदा कैसे उठा पाता। सिर्फ अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, शायद मैं इन्नेट स्टार ट्री को सीधे अपनी अंदरूनी दुनिया में शामिल कर सकूं। इसे अंदर के स्वर्ग को दबाने के लिए एक दिव्य चीज की तरह काम करने दो। इस तरह एक बार स्टार फ्रूट पक जाने पर यह तुरंत प्रिमोडियल स्टॉर्स में बदल सकता है। मुझे डर है कि समय के साथ मेरी अंदरूनी दुनिया अनगिनत सितारों को जन्म देगी। झो सुई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और इस साधना विधि के बारे में सोचा। जियानमू को अपनी अंदरूनी दुनिया में रखने के बारे में सोचा था, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने यह आइडिया छोड़ दिया। आखिरकार जियानमू को पूरी तरह से बढ़ने के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत थी। जियानमू की ग्रोथ में रुकावट डालता। हालांकि इन्नेट स्टार ट्री अलग था, जो झो सुई की अंदरूनी दुनिया के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल था। ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे को पूरी तरह से पूरा किया। उनका इंटीग्रेशन दोनों पार्टियों के लिए बहुत फायदेमंद था। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ये सोचकर झो सुई ने अपनी साधना जारी रखी, जहां सालों का पता ही नहीं चलता और पलक झपकते ही 5 मिलियन साल बीत गए। डॉट डॉट डॉट। पलक झपकते ही 5 मिलियन वर्ष बीत गए। अमर दुनिया में जुबानहुआन संप्रदाय का विकास अपने आप जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसे रोका नहीं जा सका। अमर दुनिया में सभी को अचानक पता चला कि मौत की दुनिया से बहुत सारे सच्चे अमर लोग तस्करी करके अमर दुनिया में आ गए। फिर वे अमर मानव कबीले की बड़ी ताकतों में शामिल हो गए और अमर दुनिया के मूल निवासियों का भेष बना लिया। ये चुपचाप अनदेखी बारिश की तरह था जो चीजों को पाल पोस रही थी, और जुबानहुआन संप्रदाय का असर अमर इंसानी कबीले के अलग अलग इलाकों में फैला रही थी। इटर्नल नाइटलैंड, झेनहाई सिटी। वानशियाग नदी जुबानहुआन संप्रदाय के साधकों में से एक थी, जो अमर दुनिया में तस्करी करके आई थी। इसके अलावा वो खुद हेवन कोर्ट में शामिल हो गई और उसके एक सैनिक बन गए। लाखों सालों की लड़ाई के बाद वह धरती पर अमर हो गया। अपने महान योगदान के कारण वह एक छोटी टीम के कैप्टन भी बन गए, जिसमें कई ट्रू इमोर्टल सैनिकों की कमान थी। बदकिस्मती से इस समय वह बहुत बदकिस्मत था और इटर्नल नाइटलैंड में पेट्रोलिंग करते समय गलती से उस पर एक डेमन क्लैन इमोर्टल का हमला हो गया, जिससे उसकी पूरी टुकड़ी खत्म हो गई। वह तो किसी तरह बच गया, लेकिन वह भी बुरी तरह घायल हो गया और लगभग मर ही गया था। बेटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मर जाओगे। लगता है मुझे अगले मास्टर की तलाश जारी रखनी होगी। वानशियाग नदी के चेतना सागर की गहराई से अचानक एक आवाज आई। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट पॉइजनस गॉड हुक था। यह एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी एक खजाना था जो वानशियाग नदी को इटर्नल नाइटलैंड में गलती से मिला था। आखिरकार इटर्नल नाइटलैंड में अनगिनत मौके थे और यह अमर लोगों का कब्रिस्तान था। अच्छी किस्मत से हाई लेवल अमर लोगों के छोड़े हुए कई खजाने मिलने का मौका मिला। एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट पॉइजनस गॉड हुक एक ऐसा ही खजाना था। इसकी शक्ति भयानक थी, इसमें भयानक जहर था। एक बार इसकी चपेट में आने पर दुश्मन भी जहर के असर से मर जाएगा। पिछला इमोर्टल जिसने इस एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था, वह इटर्नल नाइटलैंड में अजेय था। मौत का कारण बनने वाला व्यक्ति बनना, जिसने दूसरों में डर पैदा किया। दुर्भाग्य से अचानक मुसीबत आ गई और एसेंस खाने वाले जानवरों ने एक बड़ा हमला कर दिया। नतीजा तो अंदाजा ही था, संख्या में कम होने के कारण वह इटर्नल नाइटलैंड में गिर गया। यहाँ तक कि एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी इटर्नल नाइटलैंड के किसी हिस्से में लंबे समय तक बिना दिखे ही रहा। जब तक वानशियाग नदी प्रकट नहीं हुई, इस एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट की ओरिजिनल चेतना को वापस नहीं लाया गया। हालांकि भयंकर लड़ाई के कारण ये भी बुरी तरह घायल हो गया था और अपनी असली ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर यह अपनी पूरी ताकत लगा पाता तो पिछला हमला कुछ भी नहीं होता। शुरू में एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट जहरीले भगवान हुक ने सोचा कि उसे एक अच्छा मालिक मिल गया है, जिसका स्वभाव और टैलेंट वह पहचानता है, और सोचा कि वे लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। अचानक ये घटना हुई जिससे पता चला कि उनका रिश्ता सच में जुड़ा हुआ था, लेकिन किस्मत वाला था।
वानशियांग नदी को बचाने की क्षमता नहीं थी। यह मार सकता है, लेकिन ऐसे स्किल्स वाले लोगों को बचा नहीं सकता। चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। मैंने इस आखिरी तरीके का इस्तेमाल करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन लगता है अब मुझे करना ही होगा। लगता है इस बार मुझे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने होंगे। खुशकिस्मती से मैंने हमले में कई डेमन क्लैन इमॉर्टल्स को मार डाला और कई एलियन इमॉर्टल्स की लाशें मिली। इससे नुकसान की काफी भरपाई हो जाती है। वानशियांग नदी ने शांति से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मौत के कगार पर है। ऐसा लग रहा था कि ऐसी चोट उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कुदरती खजाने हैं जो तुम्हारी चोटों को ठीक कर सकते हैं? भले ही ऐसे खजाने हों, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आसपास के एसेंस खाने वाले जानवरों ने यहाँ का ऑरा महसूस कर लिया है और शायद वे मारने के लिए जल्दी आएंगे। एब्सोल्यूटिया इमोर्टल आर्टिफैक्ट, जहरीले भगवान हुक ने याद दिलाया। दूसरे पक्ष को मरा हुआ मानने का कारण सिर्फ गंभीर चोटें नहीं थीं। लड़ाई ने अभी अभी बहुत बड़ी लहरें पैदा की थी, जिसने इटर्नल नाइटलैंड के कई मॉन्स्टर्स का ध्यान खींचा। एक बार जब वे उन्हें घेर लेते, तो भले ही यह बच्चा अपने पीक पर हो, उससे लड़ना मुश्किल हो सकता था। अब तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, इसलिए बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर वानशियांग नदी ने अपने शरीर पर मौजूद सबसे बड़े अमर आर्टिफैक्ट को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय मन ही मन कहा, भगवान दिव्य वृक्ष, मैं दिव्य वृक्ष की दुनिया में तुरंत लौटने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने को तैयार हूँ। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जैसे ही ये शब्द बोले गए, खाली जगह से एक हल्का सा उतार चढ़ाव आया और समय और जगह की एक अनदेखी ताकत ने तुरंत वानशियांग नदी के शरीर को घेर लिया और उसे बहा ले गई। अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया और दिव्य वृक्ष की दुनिया में ट्रांसफर हो गया। जैसे ही वानशियांग नदी गई, कई एसेंस खाने वाले जानवर तुरंत आ गए। वे गुस्से में दहाड़ने लगे। कुछ ही पल पहले यहाँ एक ह्यूमन क्लैन इमोर्टल का ऑरा था, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। एसेंस खाने वाले जानवरों के इस ग्रुप ने ह्यूमन क्लैन इमोर्टल के निशान ढूंढना जारी रखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए उनके पास हार मानने का ही विकल्प था। ... इस समय दिव्य वृक्ष जगत के भीतर एक खास चौक में, ये चौक बहुत बड़ा और बेहिसाब था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। और चौक पर जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्य दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि वे सभी अमर दुनिया की अलग अलग जगहों से टेलीपोर्ट किए गए थे। इसमें स्वाभाविक रूप से वानशियांग नदी भी शामिल थी। क्या ये कौन सी जगह है? बच्चे, तुम्हारे पास किस तरह के छिपे हुए कार्ड हैं? सबसे बड़ी अमर कलाकृति जहरीली दिव्य हुक अचानक हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। सच कहूं तो इसने वानशियांग नदी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, क्योंकि यह सिर्फ थोड़े समय के लिए उसके कंट्रोल में थी और सिर्फ ये जानती थी कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। वह सिर्फ इमोर्टल वर्ल्ड का एक आम ह्यूमन क्लैन इमोर्टल था। अगर उसका बैकग्राउंड सच में बहुत अच्छा होता तो वह हेवन कोर्ट में शामिल नहीं होता, हेवन कोर्ट का अमर सैनिक नहीं बनता, अपनी जान जोखिम में डालने के लिए इटर्नल नाइटलैंड नहीं जाता और हेवन कोर्ट का निशाना नहीं बनता। लेकिन फिर भी इस बच्चे ने हमेशा की रात में जिंदगी और मौत का सामना किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। उसे कई फायदे हुए। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ता गया, एक अर्थ इमोर्टल बन गया और एक स्क्वाड लीडर भी बन गया। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो भविष्य असीमित होगा। शायद एक दिन वह स्वर्ग के दरबार में अपना नाम बना ले। इसी पोटेंशियल की वजह से उसने वानशियांग रिवर को महत्व दिया, ये सोचकर कि इस लड़के में टैलेंट और अच्छा टेम्परामेंट है। अगर यह उसकी मदद कर सके तो वह जरूर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। किसने सोचा होगा कि इस बच्चे के पास अपने छिपे हुए कार्ड होंगे? ये सच में अकल्पनीय था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वानशियांग नदी अचानक बहुत रहस्यमयी हो गई है, जैसे कि यह बच्चा कोई आम ह्यूमन क्लैन इमोर्टल न हो। लेकिन वानशियांग नदी के पास इन बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था, न ही उसके पास सबसे बड़े अमर आर्टिफैक्ट जहरीले दिव्य हुक के विचारों की परवाह करने का समय था। उसे लगा कि उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया है। अगर जल्दी ही उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया तो वह सचमुच मर सकता है। हे प्रभु दिव्य वृक्ष, मेरी चोटों को ठीक करने में मदद करें। कंज्यूम किए गए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मेरे अकाउंट से काटे जा सकते हैं। वानशियांग नदी ने गर्जना करते हुए आसमान की ओर अपना अनुरोध बताया। क्या ये बच्चा पागल है? ये सुनकर सबसे बड़ा अमर आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक हैरान रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वानशियांग नदी ने ऐसा क्यों किया।
क्या इस तरह चिल्लाने से सच में कोई उसके शरीर को ठीक करने में मदद कर पाएगा? क्या इस बच्चे को पता भी है कि उसकी चोटें कितनी गंभीर हैं? सच कहूं तो इतनी बड़ी चोटें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। अगर उन्हें ठीक भी किया जा सके तो भी इस्तेमाल किए गए रिसोर्स किसी अर्थ इमोर्टल को दिवालिया करने के लिए काफी होंगे। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इससे पहले कि सबसे बड़ी अमर कलाकृति वेनोमस डिवाइन हुक कुछ समझ पाती, अचानक आसमान में रोशनी का एक सफेद खंभा दिखाई दिया जो स्वर्ग से नीचे उतर रहा था, जो अनगिनत रूल से ढका हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा थी। ये ठीक इसी तरह वानशियांग नदी पर उतरा और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अगले ही पल रोशनी के इस सफेद खंभे की मदद से मौत के कगार पर खड़ी वानशियांग नदी की चोटें इतनी तेजी से ठीक होने लगी कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। सिर्फ 10 सेकंड में उसकी शारीरिक और आत्मा की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। उसकी अंदरूनी जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा थी और उसकी आत्मा उज्जवल थी। अब उसमें पहले की तरह आने वाली मौत का आभामंडल नहीं था। ये किस तरह का इलाज का तरीका है? ये सीन देखकर सबसे बड़ा अमर आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक हैरान रह गया। उसे इस सिचुएशन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, बिल्कुल फिर से जिंदा होने के तरीके जैसा। और यह सिर्फ वानशियांग नदी नहीं थी। चौक पर कभी कभी दूसरे अमर लोग भी दिखाई देते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी मामूली चोटें आई थी, लेकिन जैसे जैसे रोशनी के खंभे एक एक करके नीचे आए, उनके शरीर भी अपनी असली हालत में आ गए, जिससे ऐसा लगा कि यह जगह असल में एक हीलिंग साइट थी। यह उन्हें अलग अलग तरह की चोटों को ठीक करने में मदद कर सकता है। अपने जीवन के इतने सालों में यह पहली बार था जब वह ऐसी चमत्कारी जगह पर आया था, सच में अकल्पनीय। ओह, ये हमारे दिव्य वृक्ष जगत का प्रसिद्ध हीलिंग स्क्वायर है। हम जैसे अमर लोग जो बुरी तरह घायल हैं, अगर हम डिवाइन ट्री वर्ल्ड में लौटते हैं तो हम हीलिंग स्क्वायर जा सकते हैं। चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब तक सांस बाकी है उसे आसानी से बचाया जा सकता है। बेशक अगर चोटें बहुत गंभीर हैं तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च हो जाएंगे। अगर अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफी नहीं है तो भी यह एडवांस में काट लिया जाएगा, जो कर्ज में होने के बराबर है। भविष्य में इसका मतलब ये हो सकता है कि कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने के लिए दिन रात काम करना पड़े। इस बारे में बात करते हुए वानशियांग नदी ने गहरी भावना के साथ कहा। उन्होंने कुछ सच्चे अमर, धरती के अमर और स्वर्ग के अमर लोगों को मेडिकल कर्ज के जाल में फंसते देखा था, जो सिर्फ एक इलाज के लिए भारी कर्ज के बोझ तले दब गए थे। हजारों या हजारों सालों तक उन्हें बहुत ही खराब हालात में कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक अपनी जिंदगी की तुलना में थोड़ा सा कर्ज कुछ भी नहीं है। आखिरकार पैसा हमेशा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर जान चली गई तो वह सचमुच चली गई। इस नजरिए से वह सच में हीलिंग स्क्वायर की तारीफ करते हैं। ऐसी जगह के बिना उसे पता भी नहीं चलता कि अब तक वह कितनी बार मर चुका होता। ये ठीक हीलिंग स्क्वायर के होने की वजह से है कि वह एक हेवनली कोर्ट सोल्जर बनने की हिम्मत करता है और बार बार लड़ाइयों में अपनी जान जोखिम में डालता है। दूसरे हेवनली कोर्ट सोल्जर्स पर ऐसे अनुभवों के अनगिनत असर होंगे, लेकिन हीलिंग स्क्वायर के आसपास होने से उसे अपनी चोटों या किसी भी बात के असर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुवानहुआंग संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक उल्लेखनीय पवित्र भूमि है। दरअसल हीलिंग स्क्वायर की शक्ति गोल्डन सिकाडा गू से आती है। गोल्डन सिकाडा गू की पावर बढ़ाने के लिए उसे अपनी काबिलियत का लगातार इस्तेमाल करना होगा और अपनी पैदाइशी इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन झोउ सुई को शायद ही कभी चोट लगती है। अगर इसे झोउ सुई के पास रखा जाए तो ये रिसोर्स की बर्बादी होगी। तो झोउ सुई ने गोल्डन सिकाडा गू के रहने के लिए बस एक हीलिंग स्क्वायर बनाया। जुवानहुआंग संप्रदाय का कोई भी शिष्य जिसे हीलिंग की जरूरत है, वह हीलिंग स्क्वायर जा सकता है। गोल्डन सिकाडा गू की मरे हुए इंसान को जिंदा करने और हड्डियों को ठीक करने की ताकतवर काबिलियत की वजह से जब तक सांस बाकी है, यह इंसान को बचा सकता है। इसकी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा है कि फीनिक्स ट्री भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। समय के साथ हीलिंग स्क्वायर को बहुत प्रसिद्धि मिली है। इसे जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्य जानते हैं। जो कोई भी गंभीर रूप से घायल है और डिवाइन ट्री वर्ल्ड में लौटता है, वह ठीक होने और अपनी सेहत वापस पाने के लिए सबसे पहले हीलिंग स्क्वायर जाएगा। इसलिए हीलिंग स्क्वायर भी जुवानहुआंग संप्रदाय की दिव्य वृक्ष दुनिया में एक पवित्र भूमि बन गया है। मरने वालों को बचाने और घायलों को ठीक करने की जगह। ये कैसी जगह है? सबसे बड़ी अमर कलाकृति टॉक्सिक डिवाइन हुक ने गहरी सांस ली और वानशियांग नदी को देखे बिना नहीं रह सका।
अपने लंबे जीवन में उसने कभी ऐसी चमत्कारी जगह नहीं देखी थी। यह आदमी इसे किस जगह ले आया है? जुवानहुआंग संप्रदाय का दिव्य वृक्ष संसार है। जुवानहुआंग संप्रदाय का एक साधारण शिष्य हूँ। वानशियांग नदी हल्की सी मुस्कुराई। जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्य के तौर पर अपनी पहचान नहीं बताता, लेकिन सबसे बड़ा अमर आर्टिफैक्ट टॉक्सिक डिवाइन हुक अलग है। ये पहले से ही उसका जन्मजात अमर आर्टिफैक्ट है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी को ये जानकारी पता है या नहीं, वे पहले से ही एक ही हैं। शुवानहुआंग संप्रदाय अमर मानव कुल का ये किस तरह का संप्रदाय है? सबसे बड़ी अमर कलाकृति टॉक्सिक डिवाइन हुक पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। वह अपनी याददाश्त में गहराई तक खोजती रही, लेकिन उसे जुवानहुआंग सेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जैसे वह कहीं से अचानक आ गया हो। लॉजिकली अनगिनत सालों में जमा हुए अपने बहुत सारे ज्ञान के साथ इसे इंसानी कुल के सभी बड़े ताकतवर पंथों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन सभी मशहूर संप्रदायों में जुवानहुआंग संप्रदाय निश्चित रूप से शामिल नहीं है। फिर भी ऐसी जबरदस्त ताकत को कंट्रोल करने वाली ताकतें उतनी आसान नहीं है जितनी वे दिखती हैं। ओह, जुवानहुआंग संप्रदाय कोई अमर लोक का संप्रदाय नहीं है, यह नश्वर दुनिया का संप्रदाय है। हम बहुत लंबे समय से अमर दुनिया में नहीं हैं, इसलिए यह नॉर्मल है कि आपको पता नहीं होगा। वानशियांग नदी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जुवानहुआंग संप्रदाय की शुरुआत मौत की दुनिया से हुई है, अमर दुनिया से नहीं। अभी जुवानहुआंग संप्रदाय को विकसित हुए सिर्फ 6 मिलियन साल हुए हैं। अमर दुनिया की कई ताकतों के लिए ये पूरी तरह से महत्वहीन है, जिक्र के लायक नहीं है। नया पंथ भी कहा जा सकता है। असंभव, एक नया पंथ इतना शक्तिशाली है, आप मजाक कर रहे होंगे। सबसे बड़ी अमर कलाकृति टॉक्सिक डिवाइन हुक वानशियांग नदी पर यकीन नहीं करती थी। अपने पुराने जमाने के अनुभव और चालाकी के साथ उसे आसानी से यकीन नहीं दिलाया जा सकता था। उनका मानना था कि जुवानहुआंग संप्रदाय, जिसमें इतनी सारी अविश्वसनीय शक्तियां हैं, शायद कोई नया संप्रदाय नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इसने पहले कभी कोई नया पंथ नहीं देखा, लेकिन हर एक बहुत ही कमजोर था। अब जैसा कोई नहीं जो इटर्नल नाइटलैंड से लोगों को बचा सके और वानशियांग नदी को तुरंत बचा सके। यहाँ तक कि एक अमर राजा लेवल की सेना भी शायद ऐसा काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आखिरकार हम एक साथ बहुत समय बिताएंगे। शायद आप आखिरकार इस पर विश्वास कर लेंगे। वानशियांग नदी थोड़ा मुस्कुराए, उसका कुछ भी समझाने का इरादा नहीं था। जुवानहुआंग संप्रदाय के मौजूदा विकास पर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन तथ्य तो तथ्य हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय अब अमर दुनिया में एक बड़ा नाम बनने लगा है। अमर दुनिया में अमर मानव कुल की अलग अलग जगहों पर जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों की आकृतियां दिखने लगी हैं। जुवानहुआंग सेक्ट के बहुत सारे शिष्य सामने आए हैं। उनके जैसे कई लोग स्क्वाड लीडर भी बन गए हैं। कुछ को तो हेवनली इमॉर्टल्स के पद पर प्रमोट किया गया है और वे बटालियन कमांडर बन गए हैं। अमर दुनिया में जुवानहुआंग संप्रदाय की शक्ति लगातार बढ़ रही है और बढ़ने की रफ्तार काफी डरावनी है। जुवानहुआंग संप्रदाय का सदस्य है तो उसके लिए ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ी बात है। ये सुनकर एब्सोल्यूट ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट लीथल पॉइजन हुक अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जुवानहुआंग सेक्ट को देखने का मन बना लिया ताकि पता चल सके कि क्या ये सच में इतना खतरनाक है। इस समय आसपास के जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों ने भी वानशियांग नदी को देखा और वहां आ गए। जाहिर है वानशियांग नदी एक जानी मानी हस्ती थी। ओह, क्या ये जूनियर ब्रदर वान है? वह फिर से हीलिंग स्क्वायर में वापस आ गया है। इतने सालों में वह कितनी बार वापस आया है? क्या उसने जमा किए गए सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हीलिंग स्क्वायर में खर्च कर दिए हैं? तुरंत ही किसी ने वानशियांग नदी को चिढ़ाने वाले लहजे में नमस्ते किया। वानशियांग नदी के इतना मशहूर होने का मुख्य कारण यह है कि वह अनगिनत बार हीलिंग स्क्वायर गए हैं। दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार आ सकते हैं और यह पहले से ही प्रभावशाली होगा। आखिर कितनी बार किसी को जानलेवा चोटें लगती हैं, लेकिन वानशियांग नदी अलग थी। हर बार जब वह हीलिंग स्क्वायर में आता था तो वह मौत के कगार पर लगता था। आज तक वह कम से कम 100 बार यहाँ आ चुके हैं। कोई कह सकता है कि वानशियांग रिवर के लापरवाह व्यवहार ने बहुत पहले ही कई साथी शिष्यों का ध्यान खींच लिया था, जो सोचते थे कि यह आदमी बहुत बेरहम, बहुत हिम्मत वाला और कई जिंदगी और मौत के संकटों को संभालने में अनुभवहीन है। हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, हेवनली कोर्ट में शामिल होना और इटर्नल नाइटलैंड में जाना।
मुझे न केवल एलियन इमॉर्टल्स के खतरे का सामना करना था, बल्कि इटर्नल नाइटलैंड में मॉन्स्टर्स के खतरे का भी सामना करना था। एक छोटी सी गलती मेरे रास्ते को खत्म कर सकती है। हीलिंग स्क्वायर में वापस आ पाना किस्मत की बात मानी जाती है। वानशियाग नदी ने बेबसी से कहा, अगर ऐसा है तो हेवनली कोर्ट में क्यों शामिल हुए? क्यों न किसी दूसरे पंथ में शामिल होकर शांति से बस जाएं? इस तरह आप ऐसे खतरों का सामना किए बिना लगातार विकास कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता था कि हेवनली कोर्ट का सैनिक बनना बहुत खतरनाक है और दूसरे अमर लोग इससे प्लेग की तरह बचते थे। लेकिन किसी तरह वानशियाग नदी ने सच में हेवनली कोर्ट का सैनिक बनने के लिए अपनी मर्जी से हामी भर दी, जो सच में अविश्वसनीय था। आखिरकार सभी को हेवनली कोर्ट के सैनिकों की ज्यादा मृत्यु दर के बारे में पता था, जो असल में तोप के चारे से ज्यादा अलग नहीं थी। अमर दुनिया में जाने के बाद जुवानहुआन संप्रदाय के ज्यादातर शिष्य स्वर्गीय दरबार के सैनिक बनना नहीं चाहेंगे। अमर दुनिया में दूसरे ग्रुप में शामिल होना सच में अच्छा और सुरक्षित है, लेकिन इसके फायदे बहुत कम हैं। मेरे जैसे आम साधक के लिए, जिसका कोई स्टेटस, बैकग्राउंड या टैलेंट नहीं है, मैं सब कुछ रिस्क में डाले बिना ऊंचे लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूं? ईमानदारी से कहूं तो मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस औसत दर्जे का होने से, भीड़ में घुलने मिलने से डर लगता है। तो मैं कहीं और बर्बाद होने के बजाय हेवनली कोर्ट की सेना में शामिल होकर इटर्नल नाइटलैंड में लड़ना पसंद करूंगा। वानशियाग रिवर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बड़े जोश से बोला। उन्होंने अपने दिल की गहराई में छिपी महत्वाकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। असल में जुवानहुआन संप्रदाय भी ऐसे शिष्यों को प्रोत्साहित करता है। जुवानहुआन संप्रदाय के ज्यादातर अनुयायी अभी भी मौत से डरते हैं और इस रास्ते को नहीं चुनते। जूनियर ब्रदर वान, जब तक आप मर नहीं जाते, आप जरूर बड़ी चीजें हासिल करेंगे। कोई हैरानी नहीं कि आपकी साधना इतनी तेजी से बेहतर हुई है और इतने कम समय में आप धरती पर अमर हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है आपकी सफलता पक्की है। जुवानहुआन संप्रदाय के कई साथी भाई तारीफ से भरे हुए थे। भले ही उन्हें पता था कि हेवनली कोर्ट की सेना में शामिल होने से उन्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और कई फायदे मिलेंगे। खतरा बहुत ज्यादा था। भले ही हीलिंग स्क्वायर किसी भी चोट को ठीक कर सकता है, लेकिन शुरू करने के लिए व्यक्ति को वापस आने का मौका मिलना चाहिए। कभी कभी युद्ध के मैदान के हालात पलक झपकते ही बदल जाते हैं। एक छोटी सी गलती का मतलब किसी हाई लेवल अमर के हाथों बुरी मौत हो सकती है। कई बार डिवाइन ट्री वर्ल्ड में लौटने का कोई मौका नहीं मिलता और आप लड़ाई के मैदान में एक झटके में मर जाते हैं। वानशियाग रिवर जैसे कई जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों ने हेवनली कोर्ट की सेना में शामिल होने का फैसला किया। दुर्भाग्य से कई लोग युद्ध के मैदान में मारे गए, केवल कुछ ही लोग बच पाए। इसलिए उन्होंने आम पंथों में शामिल होना पसंद किया और इतनी ज्यादा कीमत चुकाए बिना धीरे धीरे साधना की। आम किसानों के लिए बिना जल्दबाजी के लगातार खेती करना अभी भी बेहतर है। आप सभी की तारीफ के लिए धन्यवाद। मैं आम बनने से मना करता हूँ। वैसे मुझे अल्कोहल पूल में कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आप सबसे बात नहीं करूंगी। वानशियाग नदी ने हल्का सा मुस्कुराया, अपने भाइयों को अलविदा कहा और जाने का इरादा किया। अल्कोहल पूल में जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर ब्रदर वान को एलियन अमर लाशों का एक और बैच मिल गया है? धत तेरे की, मुझे बहुत जलन हो रही है। अगर किसी को बहुत सारी अमर लाशें मिल जाएं, तो वे उन्हें बहुत सारी सेलेस्टियल वाइन से बदल सकते हैं, एक ऐसा खजाना जिसे आप बाहर पैसे से भी नहीं खरीद सकते। क्या ये सच नहीं है? इमोर्टल वाइन की कीमत लगभग इमोर्टल पिल्स जितनी ही है। हमारे जुवानहुआन सेक्ट के अलावा और कौन इमोर्टल वाइन को बड़े पैमाने पर बना सकता है? इमोर्टल वाइन का एक बर्तन पीने से हमारा साधना में बहुत समय बच सकता है। वे इटर्नल नाइटलैंड में लड़ रहे हैं, जो एक ऐसी जगह है जहां कबीले भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं। जाहिर है वहां अमर लाशों की कमी नहीं है, इसलिए हमेशा बहुत ज्यादा फसल होती है। कोई हैरानी नहीं कि जूनियर ब्रदर वान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इटर्नल नाइटलैंड बस एक धन्य जगह है। अगर तुम काफी मजबूत हो तो तुम खेती के रिसोर्स को कभी खत्म न होने वाले तरीके से काट सकते हो। क्यों न हम हेवनली कोर्ट की आर्मी में शामिल हों और लड़ने के लिए इटर्नल नाइटलैंड की ओर चलें। उद्धरण चिन्ह। अच्छा होगा कि ऐसा ना हो, एक बार ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। थोड़े से रिसोर्स के लिए ये रिस्क लेना सही नहीं है। ठीक है, ये सब पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में है। ये ईर्ष्या करने वाली बात नहीं है। जुवानहुआन संप्रदाय के बहुत सारे शिष्य चर्चा कर रहे थे। वे सच में जानते थे कि अल्कोहल पूल क्या है। यह जुवानहुआन संप्रदाय में बड़े खजानों की जगह है।
ऐसा लगता है कि इसे संप्रदाय के गुरु ने बनवाया था। जब तक आप किसी अमर की लाश को लेकर उसे अल्कोहल पूल में फेंकते हैं, तब तक उसे अलग अलग तरह की अमर वाइन में बदला जाएगा। इसीलिए जब भी उन्हें किसी अलग जीव की लाश मिलती है, तो जुबानहुआन सेक्ट के चेले उसे वापस ले आते हैं और फिर उसे इमोर्टल वाइन से बदल देते हैं, जिससे उन्हें कुछ लेवल का कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल जाता है। और ज्यादा मात्रा में इमोर्टल वाइन पीने से उनकी खेती भी बहुत बढ़ सकती है। ये कहा जा सकता है कि जुबानहुआन संप्रदाय के ज्यादातर शिष्य शराब पीने में बहुत माहिर हैं। वूश वानशियाग नदी ने साथी शिष्यों से बातचीत जारी नहीं रखी, फिर तुरंत हवा में उड़ गई, अल्कोहल पूल की दिशा में बढ़ गई, एक हल्की लकीर में बदल गई, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अल्कोहल पूल क्या है? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट डेडली वेनम हुक ने उत्सुकता से पूछा। जुबानहुआन संप्रदाय के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि यह एक रहस्यमयी संप्रदाय है। ऐसा लगता है कि इस संप्रदाय के अंदर कई बड़े खजाने हैं, जिनमें अविश्वसनीय शक्ति है। अल्कोहल पूल संप्रदाय के गुरु द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि इसके अंदर एक बेमिसाल इमोर्टल टेक्निक है, जिसे ग्रेट फने स्किल के नाम से जाना जाता है। यह अमर तकनीक दुनिया की हर चीज को बेहतर बना सकती है और फिर हर चीज को अमर शराब में बदल सकती है। इसीलिए हमारे जुबानहुआन संप्रदाय के अनुयायी अक्सर बाहर बड़ी संख्या में लाशें इकट्ठा करते हैं, चाहे वह डेमन क्लैन की लाशें हों या द प्रिजन क्लैन की लाशें हों वगैरह। हम उन सभी को इकट्ठा करते हैं। इन लाशों को अल्कोहल पूल से साफ करने के बाद वे अमर वाइन में बदल जाती हैं। हमारे जुबानहुआन संप्रदाय के अनुयायी अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए इस अमर शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो यह इमोर्टल पिल्स लेने से ज्यादा असरदार है, कम से कम पिल पॉइजन के बिना तो। वानशियाग नदी के बारे में बताया गया। क्या दुनिया में ऐसा कोई खजाना है? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट डेडली वेनम हुक को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। उसे पता है कि इतने बड़े खजाने का कितना बड़ा असर हो सकता है। अगर कई अमर लोगों की लाशों को अमर शराब में बदला जा सके, तो ये कई अमर इंसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। अमर अमृत और अमर गोलियों की कोई जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ये इमोर्टल वाइन भी अनगिनत इमोर्टल्स की खेती की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इस तरह ह्यूमन क्लैन अनगिनत इमोर्टल्स पैदा कर सकता है। कोई हैरानी नहीं कि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिना किसी बैकग्राउंड के भी आपकी कल्टीवेशन स्पीड अभी भी बड़े परिवारों के सीधे वंशजों के बराबर है। तो आपको अपनी खेती के लिए रोजाना बहुत सारी इमोर्टल वाइन की मदद मिलती है। सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट डेडली वेनम हुक को अचानक एहसास हुआ। ये जानता है कि कोई भी होनहार इंसान बिना रिसोर्स की मदद के सफल नहीं हो सकता। आखिरकार एक अमर गोली किसी अमर प्राणी को हजारों, यहाँ तक कि हजारों साल की कठिन साधना से बचा सकती है। किसी जीनियस की साधना की स्पीड कितनी भी हैरान करने वाली क्यों न हो, वह ऐसे रिसोर्स की मदद का मुकाबला नहीं कर सकती। असल में मेरी तेज साधना की गति अमर शराब से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। वानशियाग नदी ने सहमति में सिर हिलाया। अभी उसकी उम्र सिर्फ 10 लाख साल से ज्यादा है, फिर भी वह पहले से ही धरती पर अमर है। इसका मुख्य कारण रोजाना बहुत ज्यादा मात्रा में इमोर्टल वाइन का सेवन है। आखिरकार इटर्नल नाइटलैंड में अमर लाशों के अलावा कुछ भी ज्यादा नहीं है। कई बार इटर्नल नाइटलैंड में अनगिनत अमर लाशों को बस जमीन में दफना दिया जाता है और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन वह अलग है। वह इन अमर लाशों को इकट्ठा करने का मौका लेता है, फिर उन्हें डिवाइन ट्री वर्ल्ड में अल्कोहल पूल में रिफाइन करने के लिए वापस लाता है, जिससे उसे बड़ी मात्रा में अमर वाइन पाने का मौका मिलता है। इसलिए जब भी हेवनली कोर्ट की सेना पेट्रोलिंग पर निकलती है, तो वह अच्छी खासी फसल काट सकता है। इसी वजह से वह हेवनली कोर्ट छोड़ने में हिचकिचा रहा है। अगर उसने सच में ये जगह छोड़ दी, तो उसे अमर लाशें पाने के लिए इतने सारे रास्ते और कहां से मिले। और अगर उसे बहुत ज्यादा इमोर्टल वाइन मिल जाए, तो वह उसे बेच भी सकता है। वैसे भी इमोर्टल वाइन एक हार्ड करेंसी है, इमोर्टल स्टोन से भी ज्यादा हार्ड। इसे न बेचने की कोई चिंता नहीं है। इस तरह सिर्फ इमोर्टल वाइन बेचकर उसने बहुत ज्यादा इमोर्टल स्टोन्स बना लिए हैं। नहीं तो हर बार इलाज का खर्च ही उसे दिवालिया बनाने के लिए काफी होगा। अगर जुबानहुआन संप्रदाय इतनी ज्यादा अमर शराब पा सकता है, तो क्या वह कई अमर लोगों को नहीं बना पाएगा? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट डेडली वेनम हुक बहुत क्यूरियस था। जुबानहुआन संप्रदाय की ताकत के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती गई और यह जानने की कोशिश की गई कि कितने अमर लोगों को तैयार किया गया है। हमारा जुबानहुआन संप्रदाय सिर्फ 6 मिलियन साल से ज्यादा समय से डेवलप हो रहा है,
इसलिए अमर लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। अभी 300 अरब सच्चे अमर, 3 करोड़ पृथ्वी अमर और 3000 गहरे अमर हैं। गोल्डन इमॉर्टल्स की संख्या पता नहीं है, शायद कुछ ही होंगे। जहां तक सेक्ट के मास्टर की बात है, तो वह बेशक एक दलुओ गोल्डन इमॉर्टल है। वानशियांग नदी ने जुवानहुआंग संप्रदाय की मौजूदा ताकत का छोटा सा परिचय दिया। ये तो बस एक अंदाजा था। जुवानहुआंग सेक्ट की डेवलपमेंट स्पीड के हिसाब से और इमॉर्टल्स को जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इसे सिर्फ एक सिंपल रेफरेंस माना जा सकता है। ये तो बहुत दूर की बात है। इसे बने हुए सिर्फ 6 मिलियन साल हुए हैं और इसने पहले ही इतने सारे अमर लोगों को पाला पोसा है। और वे दावा करते हैं कि वे एक ऐसा पंथ है जो नश्वर दुनिया से ऊपर उठा है। क्या आपको लगता है कि कोई इस पर विश्वास करेगा? और जुवानहुआंग सेक्ट का वह सेक्ट मास्टर पहले से ही एक ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल है, निश्चित रूप से इमोर्टल वर्ल्ड का एक पुराना अवशेष है। कौन सा इंसान लाखों साल लगाकर ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल बन सकता है? एब्सोल्यूट ग्रेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट पॉइजनस डिवाइन हुक ने वानशियांग नदी को बड़ी नफरत से देखा। जुवानहुआंग संप्रदाय की नींव निश्चित रूप से असाधारण थी। ऐसा पंथ होना नामुमकिन था जो नश्वर दुनिया से ऊपर उठा हो। हाई लेवल इमॉर्टल्स के लिए सिर्फ 6 मिलियन साल या उससे ज्यादा का समय पलक झपकने के बराबर था। बेशक सच्चे अमर लोगों की संख्या से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्थ इमॉर्टल्स और प्रोफाउंड इमॉर्टल्स की संख्या सच में बहुत हैरान करने वाली थी। टैलेंटेड लोगों का रेशियो बहुत ज्यादा था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आम पंथ हासिल कर सके। सेक्ट का मास्टर सच में रहस्यमयी और समझ से परे है, लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? सेक्ट मास्टर जितना ताकतवर होगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जैसा कि कहा जाता है, बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेना अच्छा होता है। जुवानहुआंग संप्रदाय के पीछे कोई अमर राजा है तो और भी अच्छा है। इसका मतलब होगा कि मैं अमर राजा लेवल की सेनाओं में शामिल हो गया और अमर दुनिया में बगल में चल सकता हूँ। वानशियांग नदी हल्की सी मुस्कुराई। जुवानहुआंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर के बैकग्राउंड और ओरिजिन की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए सबसे जरूरी बात अभी भी खेती और उनका भविष्य का विकास था। भले ही सेक्ट का मास्टर अमर दुनिया का एक पुराना अवशेष हो, भले ही वह सच में एक जीनियस हो जो कुछ मिलियन सालों में ग्रेट लुओ गोल्डन अमर बन गया हो, तो क्या इसका उस पर असर पड़ सकता है? और किसी भी हालत में कोई भी संभावना संप्रदाय के गुरु की ताकत और अथाह स्वभाव को साबित करने के लिए काफी है। इसलिए ज्यादा शिष्य संप्रदाय के गुरु की पहचान और मूल के बारे में नहीं जानना चाहेंगे। आखिरकार अब हर कोई जिंदा रहने के लिए जुवानहुआंग संप्रदाय के ऊंचे पेड़ पर निर्भर है। कोई नहीं चाहता कि यह बड़ा पेड़ गिर जाए। इसके बजाय वे उम्मीद करते हैं कि यह पेड़ और भी मजबूत हो और एक अमर दिव्य पेड़ बन जाए जो हमेशा रहने वाला हो। यह एब्सोल्यूट ग्रेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट पॉइजनस डिवाइन हुक के पास शब्द नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जैसा कि वानशियांग नदी ने कहा, जुवानहुआंग संप्रदाय के बैकग्राउंड की जांच करने का कोई खास महत्व नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि जुवानहुआंग सेक्ट बहुत फायदे पहुंचा सकता है और यह पूरी तरह से काफी है। चाहे हेवन कोर्ट, किसी दूसरे पंथ या जुवानहुआंग पंथ में शामिल हो, सब एक ही है। लेकिन फिर भी वह ये पता लगाना चाहता था कि अमर दुनिया के मानव कबीले के साए में छिपा ये रहस्यमयी पंथ असल में क्या था और इसका मकसद क्या था। वैसे आपने बताया था कि यह डिवाइन ट्री वर्ल्ड है। ये कैसी जगह है? इस समय एब्सोल्यूट ग्रेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट पॉइजनस डिवाइन हुक को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने पलक झपकाई है और इटर्नल नाइटलैंड को छोड़कर एक रहस्यमयी समय और जगह पर पहुंच गया है। ऐसा लगा कि यह काबिलियत बहुत ही अविश्वसनीय थी। यह नहीं पता था कि यह कैसे किया गया। इससे भी जरूरी बात यह है कि उसे लगा कि वह किसी बड़े जीव की दुनिया में है। उसकी हर हरकत का पता दूसरी पार्टी को बहुत पहले ही लग गया होगा। इससे उस पर बहुत प्रेशर भी पड़ा, यहाँ तक कि वह थोड़ा पसीने वाला भी महसूस हुआ। बेशक अगर कोई इस दिव्य वृक्ष की दुनिया में जंगली दौड़ने की हिम्मत करेगा तो वह शायद तुरंत राख में बदल जाएगा। ऐसा लगा कि इस दिव्य वृक्ष में कम से कम ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल या इमोर्टल किंग लेवल की लड़ाकू शक्ति तो होनी ही चाहिए। जुवानहुआंग संप्रदाय के नियंत्रण में दिव्य वृक्ष टोंगटियन है। कहा जाता है कि यह सेक्ट मास्टर का जीवन बद्ध अमर पौधा है। इसका आकार बहुत बड़ा है और इसकी जड़ें अमर दुनिया की जमीन में गहराई तक जमी हुई हैं। और अब तक ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार फैल रहा है। अब इसकी जड़ें और इसका दायरा 30 मिलियन ह्यूमन प्रोविंस तक फैल चुका है। वानशियांग नदी के बारे में बताया गया। जियानमू की ग्रोथ रेट थी।
खासकर ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल मेडिसिन बू से मदद मिलने के बाद जियानवू तेजी से बढ़ने लगा। 5 मिलियन साल पहले ये सिर्फ 3 मिलियन ह्यूमन प्रोविंस तक फैला हुआ था, लेकिन अब ये 10 गुना बढ़ गया है। ये 30 मिलियन ह्यूमन प्रोविंस तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि कुछ जड़ें इटर्नल नाइट लैंड के बाहरी इलाकों तक भी फैली हुई हैं। इससे जियानवू की शक्ति को झेनहाई शहर के पास के समय और जगह पर असर डालने की अनुमति मिलती है। वैसे भी जब तक जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्य जियानवू के दायरे में रहेंगे, उन्हें जियानवू की सुरक्षा मिलेगी। इस वजह से वानशियांग नदी तुरंत वापस अंदरूनी दुनिया में चली गई। दिव्य वृक्ष टोंगटियन, क्या दुनिया में सच में ऐसा कोई वृक्ष है? क्या ये जुवानहुआन संप्रदाय का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है? एब्सोल्यूट ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट पॉइजनस डिवाइन हुक हैरान रह गया। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। इतना डरावना इलाका, यहाँ तक कि अमर राजा भी इससे बाहर नहीं है ना? जुवानहुआन संप्रदाय का सबसे मजबूत अस्तित्व संप्रदाय गुरु जुवानहुआन ताओवादी नहीं हो सकता है। इसके बजाय ये दिव्य वृक्ष टोंगटियन। उसने बहुत देर तक सोचा और ऐसा लगा कि अमर दुनिया में ऐसे कोई अमर पौधे नहीं हैं। एकमात्र संभावित अमर पौधा ट्रू स्पिरिट अलायंस का लीडर जियानवू हो सकता है, लेकिन उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जियानवू की मौत बहुत पहले हो गई थी। एक मुसीबत में वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। भले ही ट्रू स्पिरिट अलायंस ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन वे अमर राजा जियानवू को फिर से जिंदा नहीं कर सके। भले ही अमर राजा जियानवू सच में फिर से जिंदा हो जाए, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि इतने बड़े अस्तित्व को इंसानी कबीले के अमर लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मायनों में ये सच है। इसी कारण से मैं अनंत रात्रि भूमि से दिव्य वृक्ष जगत में तुरंत वापस लौट सका। ये दिव्य वृक्ष की शक्ति के कारण भी है। जब तक ये दिव्य वृक्ष के दायरे में है, ये हम जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों को दूर ले जा सकता है। असल में हम जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों के पास जान बचाने वाला एक तुरुप का पत्ता है। अगर चीजें ठीक नहीं लगी तो हम पहले मौके पर डिवाइन ट्री वर्ल्ड में वापस आ जाएंगे। वानशियांग नदी ने उसके भागने की वजह बताई। यह उनके जीवन बचाने वाले सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड में से एक है। अगर दिव्य वृक्ष की मदद न होती तो वह अनंत रात्रि भूमि में कई बार मर चुका होता। टोंगटियन दिव्य वृक्ष के अस्तित्व के लिए भी बहुत आभारी हैं। ये ठीक दूसरे के होने की वजह से ही है कि वह बार बार मौत से बच पाया है। चाहे वे विदेशी अमर लोग कितने भी गुस्से में हो, इसका कोई फायदा नहीं है। वे बस उसे भागते हुए देख सकते हैं। कोई हैरानी नहीं कि वह ज्यादा मौत वाली हेवनली कोर्ट की सेना में जिंदा रह सका। सैकड़ों जिंदगी और मौत के संकट झेलने के बाद भी वह अभी भी जिंदा है। तो ये टोंगटियन दिव्य वृक्ष की मदद से हुआ। एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक अचानक समझ गया। कुछ मायनों में ऐसा लगता है जैसे कोई अमर राजा उसका साथ दे रहा है। जब तक वह मौके पर नहीं मरता, दुश्मन के लिए उसे मारना असल में नामुमकिन है। अगर चीजें ठीक नहीं लगी तो वह तुरंत भाग जाएगा। दुश्मन दिव्य वृक्ष की दुनिया में उसका पीछा नहीं कर सकता। हाँ, सही है। तो हम जुवानहुआन सेक्ट के शिष्य असल में डिवाइन ट्री डोमेन के दायरे में काम करते हैं। जब तक हम दिव्य वृक्ष की सुरक्षा में हैं, जब तक हम तुरंत मर नहीं जाते, हमारे बचने का मौका हमेशा रहता है। बेशक फिर भी ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप कभी नहीं मरेंगे। इसलिए जब भी मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो बहुत सावधान रहता हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। वानशियांग नदी मुस्कुराए। आखिरकार वह इटर्नल नाइट लैंड के युद्ध के मैदान में विदेशी अमर लोगों से लड़ने नहीं गया था। इसका मुख्य मकसद बाहरी युद्ध के मैदान में बड़ी संख्या में अमर अवशेष हासिल करना था। वह इस जगह पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आना चाहता था, अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं। जब तक उसे काफी अमर अवशेष मिलते रहेंगे, हर काम को बड़ा मुनाफा माना जा सकता है। फिर इन अमर अवशेषों का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में अमर वाइन के बदले में इस्तेमाल करें। इस तरह उसे खेती के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। साथ ही वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है, जो बहुत फायदेमंद है। बस अफसोस की बात यह है कि हर काम के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, जिसमें जान का रिस्क भी शामिल है। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिर उसका कोई स्टेटस बैकग्राउंड नहीं है। अगर वह रिस्क नहीं लेता तो वह जुवानहुआन सेक्ट में कैसे अलग दिख सकता है। कुल मिलाकर उसने जो भी पैसे दिए वे वसूल हो गए, नहीं तो वह इतने कम समय में अर्थ इमोर्टल नहीं बन पाता। वह स्वर्ग में अमर होने से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि विदेशी अमर लोग तुम्हें डिवाइन ट्री वर्ल्ड में ढूंढ लेंगे? आखिरकार अमर दुनिया में ट्रैकिंग के कई तरीके हैं।
अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप पर निशान लग सकते हैं। तब दुश्मन आपको ढूंढ सकता है और इससे जुबानहुआंग सेक्ट के हेडक्वार्टर का पता चल सकता है। एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक ने संभावित खतरों के बारे में सोचा, क्योंकि अगर हर जुबानहुआंग सेक्ट के शिष्य में ये क्षमता होती तो यह जुबानहुआंग सेक्ट के अस्तित्व को उजागर कर सकता था। आखिरकार ऐसी रहस्यमयी पंथ शक्ति जरूर कई पुराने अमर लोगों का ध्यान खींचेगी। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हम डिवाइन ट्री वर्ल्ड में वापस आएंगे, हम पर बची हुई किसी भी तरह की ट्रैकिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है कि दिव्य वृक्ष में एक जबरदस्त शक्ति है जो कारण और प्रभाव की ट्रैकिंग को अलग कर सकती है। टोंगटियन डिवाइन ट्री की जांच करने की कोशिश करने वाले किसी भी इमोर्टल को कोई नतीजा नहीं मिलेगा। यह एक महान अस्तित्व है जो कारण और प्रभाव से बंधा नहीं है। वानशियांग नदी के बारे में बताया गया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि टोंगटियन डिवाइन ट्री में कॉज एंड इफेक्ट ट्रैकिंग से डरने की क्षमता नहीं है, इसलिए जुबानहुआंग सेक्ट के शिष्य डिवाइन ट्री वर्ल्ड की खास जगह को ट्रैक करने वाले दुश्मन से डरते नहीं हैं। आखिरकार जियानमू का शरीर अमरलोक की जमीन में बहुत गहराई में छिपा हुआ है। भले ही उन्हें खास जगह पता हो, फिर भी वे उस जगह तक नहीं पहुंच सकते। ये समुद्र पर बेकार में आहें भरने जैसा है। ये दिव्य वृक्ष जगत कितना विशाल है। टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक इस बारे में बहुत उत्सुक था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आसपास की जगह बहुत लंबी है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। इसमें कोई शक नहीं कि इस दिव्य वृक्ष जगत का अंदरूनी स्थान बहुत विशाल था। कितना बड़ा है मुझे पक्का नहीं पता। आखिरकार जैसे जैसे दिव्य वृक्ष की खेती बढ़ती है, उसका अंदरूनी हिस्सा भी फैलता जाता है। असल में मुख्य दुनिया के अलावा दिव्य वृक्ष पर कई छोटी दुनियाएं मौजूद हैं। इन छोटी दुनियाओं की संख्या पहले ही 30 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। अनगिनत मानव साधक उनके भीतर रहते हैं। वानशियांग नदी ने गंभीर स्वर में कहा। उन्हें लगा कि दिव्य वृक्ष एक विशाल ब्रह्मांड जैसा बनता जा रहा है। शायद भविष्य में अनगिनत इंसान दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में रह सके। आखिरकार डिवाइन ट्री वर्ल्ड में इमोर्टल ची का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, इमोर्टल वर्ल्ड से कम नहीं। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक खेती करता है तो उसकी खेती की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इसे पूरी तरह से गुफा स्वर्ग और धन्य भूमि कहा जा सकता है। असल में अगर कोई जियानमू को पूरी तरह से देख पाता तो उसे पता चलता कि उसकी डालियों पर घने पत्ते उगे हुए हैं। हर पत्ता एक छोटी सी दुनिया दिखाता है जिसके अंदर इतनी जगह है कि एक बड़ी आबादी रह सकती है। उसी समय जियानमू ने लगातार अमर दुनिया से भारी मात्रा में मिट्टी और अमर कीवी को सोख लिया। इस तरह हर छोटी दुनिया में जिंदादिल जिंदगी थी। हालांकि जियानमू ने अमर दुनिया से बहुत सारी मिट्टी और अमर नसों को खाया, लेकिन विशाल अमर दुनिया के लिए ये सागर में एक बूंद के समान था जिसका कोई खास मतलब नहीं था। अमर दुनिया की विशालता ऐसी चीज है जिसे आम अमर लोग समझ नहीं सकते। यह एक विशाल ब्रह्मांड के आकार जैसा है। क्या दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया सच में इतनी बड़ी है? असल में वहाँ कितने इंसान रहते हैं? टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक बहुत क्यूरियस था। उसने सोचा कि अगर इंसानी कुल के सभी बड़े महाद्वीपों को जोड़ भी दिया जाए तो भी वे दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया के सामने नहीं टिकेंगे। इंसानों की सही संख्या बहुत साफ नहीं है और इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये पहले ही 1000 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। बेशक इतने कम इंसान कभी भी दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया को नहीं भर सकते। वानशियांग नदी के बारे में बताया गया। वह ये भी जानता था कि दिव्य वृक्ष की दुनिया में मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। शुरू में वे ज्यादातर मॉर्टल वर्ल्ड से आए माइग्रेंट्स थे, लेकिन जैसे जैसे कई ऊंचे पद वाले साधक वहां आए, वे दिव्य वृक्ष की दुनिया में फलने फूलने लगे। समय के साथ एक बहुत बड़ी आबादी पैदा हुई। आखिरकार डिवाइन ट्री वर्ल्ड में रहने का माहौल बहुत अच्छा था, जिससे कई परिवार यहाँ आ गए। अगर जुबानहुआंग संप्रदाय का आबादी पर सख्त कंट्रोल न होता तो शायद और भी ज्यादा ह्यूमन कल्टीवेटर होते। क्या सच में इतने सारे ह्यूमन कल्टीवेटर हैं? क्या वे सभी नश्वर दुनिया से ऊपर उठे थे? टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक हैरान रह गया। उनका मानना था कि समय के साथ डिवाइन ट्री वर्ल्ड में रहने वाले इंसानों की आबादी आसानी से पूरे ह्यूमन टेरिटरी को टक्कर दे सकती है और ह्यूमन कबीले का मुख्य बेस बन सकती है। और अब तक जुबानहुआंग संप्रदाय सिर्फ 600 मिलियन साल से ज्यादा समय से विकसित हुआ है। इतने कम समय में यह इतने बड़े लेवल पर बढ़ गया है। अगर यह डेवलपमेंट लाखों या अरबों साल तक जारी रहा तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि यह किस हद तक पहुंचेगा। ऐसा लगा कि जुबानहुआंग संप्रदाय पहले से ही अमर दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज थी।
उन ग्रेट लुओ सेनाओं से कमतर नहीं और शायद थोड़ी कमजोर इमोर्टल किंग सेनाओं से भी। ये सही है, लेकिन यह ऊपर उठना नहीं बल्कि स्मगलिंग है। दिव्य वृक्ष की शक्ति से नश्वर दुनिया से मानव साधक अमर दुनिया में तस्करी कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि मॉर्टल वर्ल्ड असल में हमारे जुवानहुआन सेक्ट से एक हो गया है। पूरी मॉर्टल वर्ल्ड हमारे जुवानहुआन सेक्ट का बेस होगी, जो हमें टैलेंट की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई देगी। इसलिए हम इतने कम समय में 30 बिलियन ट्रू इमॉर्टल्स को ट्रेन कर सकते हैं। आखिरकार मॉर्टल वर्ल्ड ह्यूमन कल्टीवेटर्स का टैलेंट इमॉर्टल वर्ल्ड के लोगों से कम नहीं है। बात बस इतनी है कि रिसोर्स की कमी के कारण बहुत कम ट्रू इमॉर्टल्स पैदा हुए। अगर खेती के लिए काफी रिसोर्स होते तो सच्चा अमर बनना कोई बड़ी समस्या नहीं होती। वानसियांग नदी ने कहा, वह खुद भी कभी नश्वर दुनिया में इंसानी साधकों में से एक थे। जब उसकी साधना काफी हो गई, तभी वह तस्करी करके अमर दुनिया में जा सका और अमर दुनिया का सच्चा अमर बन गया। इसलिए उसे नहीं लगता था कि वह अमर दुनिया के मूल मनुष्यों से ज्यादा कम है। जुवानहुआन संप्रदाय के विशाल संसाधनों के समर्थन से उनकी साधना की प्रगति अमर दुनिया के उन अमर लोगों की तुलना में और भी तेज थी। समय मिलने पर इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट में उनका जरूर एक अहम पद होगा। असल में ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, जुवानहुआन संप्रदाय के दूसरे सच्चे अमर लोगों को भी अलग अलग सेनाओं में नियुक्त किया गया था। कुछ जीनियस लोग तो इन ताकतों के खास सदस्य भी बन गए और उनके पास काफी ताकत आ गई। अगर ये जीनियस लोग हेवनली इमॉर्टल्स, प्रोफाउंड इमॉर्टल्स या गोल्डन इमॉर्टल्स बन जाते हैं, तो जाहिर है वे इन सेनाओं के बढ़िया लीडर भी बन सकते हैं। क्या नश्वर दुनिया भी आपके द्वारा एक हो गई है? क्या अमर दुनिया की प्राचीन ताकतें ऐसा होने देंगी? टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक हैरान रह गया। आखिरकार लाखों सालों से इटर्नल नाइट लैंड में दबे होने के कारण उसे इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं थी कि मॉर्टल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अपनी छाप में मॉर्टल वर्ल्ड बस एक लोअर डायमेंशन की दुनिया थी। इस जगह पर अनगिनत दुनियाएं थी और यहाँ इंसानों का एक ग्रुप रहता था। सभी बड़े सेलेस्टियल ग्रुप मॉर्टल वर्ल्ड में अपने रिप्रेजेंटेटिव तैयार करते हैं। दिव्य प्राणी रणनीतिकार हैं, जो नश्वर ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ अंतहीन लड़ाई के लिए गाइड करते हैं। हालांकि अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और मॉर्टल वर्ल्ड को ह्यूमन क्लैन की जुवानहुआन सेक्ट ने एक कर दिया है, जो सच में अविश्वसनीय है। उनका मानना है कि अमर दुनिया में कई पुरानी ताकतों से घिरे होने से बचने की जुवानहुआन संप्रदाय की कोशिश असल में नामुमकिन है। असल में अमर दुनिया की पुरानी ताकतें बहुत ताकतवर हैं, जो अनगिनत अमर लोगों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन उन्हें अभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में आना होगा। इमोर्टल रेल्म बैरियर को तोड़ने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होती है। भले ही अमर लोग सच में उतर आएं, उनकी शक्ति सच्चे अमर लेवल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो चाहे कितने भी अमर लोग आ जाएं, वे हमारे जुवानहुआन संप्रदाय के लिए सिर्फ तोप का चारा है, उनका जिक्र करने लायक भी नहीं है। असल में उन्होंने पहले भी 10 लाख ट्रू इमॉर्टल्स को भेजा था, लेकिन हमने उनसे आसानी से निपट लिया। तब से अमर दुनिया की कई पुरानी ताकतों के पास बिना मन के हमारी हैसियत मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वानशियांग नदी ने यह बात साफ साफ कही। जुवानहुआन संप्रदाय सिर्फ पूरी ताकत से ही दुनिया को एक कर पाया। ये दूसरों को अच्छे गुणों से जीतने के बारे में नहीं है। जुवानहुआन सेक्ट की अभी की ताकत को देखते हुए अगर इमोर्टल वर्ल्ड के 5 सुपर क्लैन भी पूरी ताकत से सामने आ जाएं, तो भी जुवानहुआन सेक्ट की अभी की हैसियत को हिलाना मुश्किल होगा, जिससे असल में नरसंहार पक्का हो जाएगा। वूश, कुछ ही समय में वानशियांग नदी एक बड़े शहर पर आ गिरी। ये दिव्य वृक्ष दुनिया का प्रसिद्ध अमर वाइन शहर है। पूरा शहर एक भट्टी की तरह है, जो हर दिन बड़ी मात्रा में अमर शराब बनाता है। यहाँ तक कि आसमान में तैरते बादल भी अमर शराब की भाप से बने हैं। अगर कोई कल्टीवेटर जो शराब पीने में अच्छा नहीं है इस जगह पर आता है, तो वह यहाँ की खुशबू सूंघकर ही कई सालों तक सो जाएगा। बेशक इन अमर वाइन की खुशबू में भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आम साधक जो इसे सूंघते हैं उन्हें भी जीवन विस्तार का असर महसूस होगा। वानशियांग नदी तक ही सीमित नहीं है, यहाँ जुवानहुआन संप्रदाय के कई अनुयायी भी आते हैं। आखिरकार इन साथी संप्रदाय के सदस्यों की फसल कभी कभी वानशियांग नदी की फसल से ज्यादा खराब नहीं होती, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग मुलाकातें होती हैं। कुछ लोग जैसे वानशियांग नदी स्वर्गीय न्यायालय के सैनिक बन जाते हैं। आमतौर पर कुछ समय में कोई भी बड़ी संख्या में अमर लाशें पा सकता है। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। इस समय अमर जानवरों और अमर लोगों की लाशें शहर में लाई गईं। आर्टिफैक्ट टॉक्सिक डिवाइन हुक की निगरानी में
इन लाशों को तेजी से बेहतर बनाया गया। तुरंत ही एक बड़े अल्कोहल पूल से बहुत सारी इमोर्टल वाइन बाहर निकल आई। हवा में वाइन की तेज खुशबू थी जो सेंस को ताजगी दे रही थी। यह सबसे बड़ी अमर कलाकृति टॉक्सिक डिवाइन हुक हैरान रह गई। उससे लगा कि यह सीन बस दिव्य जादू था, पूरी तरह से समझ से बाहर, सच में सोच से बाहर। अगर उसने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस समय वानशियाग्रिवा भी आगे आया। उसने अपना स्टोरेज बैग निकाला और इमोर्टल वाइन सिटी के लोगों को बड़ी संख्या में इमोर्टल लाशें दी और उनसे रजिस्ट्रेशन में मदद करने को कहा। कुछ ही समय में उसने देखा कि उसके अकाउंट में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जुड़ गए हैं और वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। जिंदगी और मौत के इस काम से उन्हें सच में काफी फायदा हुआ है। सब कुछ इसके लायक लग रहा था। इस दौलत से वह अब अर्थ इमोर्टल स्टेज को पूरा करने के लिए खेती कर सकता है। उस समय अगर वह थर्ड लेवल इमोर्टल पिल के बदले में इसे ले लेता है तो उसे हेवनली इमोर्टल रेलम तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। एक बार जब वह हेवनली इमोर्टल बन जाएगा तो अपनी ताकत और कामयाबियों की वजह से वह जरूर हेवनली कोर्ट में और आगे बढ़ेगा। इसके बाद वह ऊंचे पद संभाल सकता है। उसी पल दूर से एक बड़ा सुनहरा कीड़ा पहाड़ जैसा दिखाई दिया जो अनगिनत धातुओं से ढका हुआ लग रहा था, मानो उस पर कभी न टूटने वाले कवच की एक परत चढ़ी हो। दुश्मन ने चाहे कितनी भी बमबारी की हो, वे इस मेटल के कवच को तोड़ नहीं पाए। रक्षा। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस सुनहरे कीड़े के मुंह में कई गहरे सुनहरे नुकीले दांत थे जो बहुत तेज थे, आरी जैसे दांतों की तरह, जैसे हल्के से काटने पर यह सब कुछ फाड़ सकता हो। सच में अजय। इस समय ये सुनहरा कीड़ा अपनी पीठ पर डरावने काले बड़े जानवरों को ढो रहा था। सबसे बड़ी अमर कलाकृति टॉक्सिक डिवाइन हुक ने इसे तुरंत पहचान लिया, ये जानकर कि यह असल में इटर्नल नाइटलैंड का एसेंस खाने वाला जानवर था। इससे गहरा सदमा लगा क्योंकि वहां बहुत सारे एसेंस खाने वाले जानवरों की लाशें थीं, जिनकी संख्या दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक थी। हर एसेंस खाने वाला जानवर गोल्डन इमोर्टल लेवल पर है। भले ही वे अब मर चुके हैं, फिर भी उनमें मौत का एक तेज ऑरा है। पास आने वाले आम अमर लोग इस आभा से स्थिर हो जाएंगे। यह क्या है? सबसे बड़ा अमर आर्टिफैक्ट टॉक्सिक डिवाइन हुक खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। डिवाइन ट्री वर्ल्ड में ऐसे मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरह हैरान था, ये जानते हुए कि इसकी पावर कम से कम ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल तक पहुंच गई है। अमर दुनिया में भी इसे बहुत शक्तिशाली माना जाएगा। इससे अमर दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है, जिससे अनगिनत लोग मारे जा सकते हैं। यह एक स्पिरिट बीस्ट है जिसे सेक्ट के मास्टर गोल्ड ईटिंग बग ने पाला है। कहा जाता है कि यह सभी टेक्निक से इम्यून है और इसका आर्मर कई इमोर्टल टेक्निक का सामना करने और तलवार के हमलों को रोकने में सक्षम है। कई अमर लोगों की घेराबंदी का सामना करते हुए भी ये 7 बार अंदर और बाहर लड़ सकता है और इसका डिफेंस ऐसा है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और भी डरावनी बात यह है कि इसकी खासियत यह है कि यह सब कुछ खा जाता है और जो कभी खत्म नहीं होता उसे नष्ट कर देता है। कोई भी दुश्मन जो उसके रास्ते में आएगा वह आसानी से चकनाचूर हो जाएगा और उसका खाना बन जाएगा। इसके अलावा इसकी भूख बहुत ज्यादा है, ताओटाई की तरह, असल में एक ऐसा गड्ढा जो कभी न भरता हो। सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, कौन जानता है कि इसे खाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। वानशियाग नदी ने गंभीर भाव से कहा। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ा बड़ा सुनहरा कीड़ा किसी भी तरह से बुरा नहीं था और वहां मौजूद लोगों के लिए कोई खतरा नहीं था, फिर भी डालुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल पर उसका होना सभी प्राणियों को परेशान कर रहा था। इसकी आभा की एक हल्की सी किरण भी किसी के दिल की धड़कन को तेज करने और बेकाबू होकर कांपने के लिए काफी थी। यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा कई 100 पाउंड के बाघ के पास खड़ा हो और फिर भी उसे डर लग रहा हो। जीवन के लेवल में यही अंतर है। बेशक ये बड़ा सुनहरा कीड़ा अमर दुनिया के टॉप शिकारियों में से एक था। खुशकिस्मती से इसे सेक्ट के मास्टर ने कंट्रोल किया था, नहीं तो कोई भी इस सोना खाने वाले कीड़े के सामने आने की हिम्मत नहीं करता। एक स्पिरिट बीस्ट, ये साफ तौर पर एक बेमिसाल खतरनाक बीस्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका डिफेंस बहुत मजबूत है, किसी अल्टीमेट डिफेंसिव इमोर्टल आर्टिफैक्ट से कम नहीं। आर्टिफैक्ट को फाड़ सकते हैं, डालुओ गोल्डन इमोर्टल जैसी है। और सोचिए कि जुबान हुआन ताओइस्ट ने सच में इतने ग्रेट लुओ लेवल के खतरनाक जानवर को कंट्रोल किया था। अल्टीमेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस हुक हैरान रह गया, हैरानी से कांप रहा था। जुबानहुआन संप्रदाय की ताकत बढ़ाने की जरूरत महसूस की। जुबानहुआन ताओइस्ट की साधना पहले से ही बहुत ज्यादा समझ से बाहर थी। सोना खाने वाले कीड़े जैसे डरावने जानवर का होना तो दूर की बात है,
यहाँ तक कि इटर्नल नाइट लैंड का एसेंस खाने वाला जानवर भी सोना खाने वाले कीड़े का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सच में बहुत डरावना था। आपको किसने बताया कि सेक्ट के मास्टर के कंट्रोल में सिर्फ एक गोल्ड ईटिंग बग है? असल में सेक्ट के मास्टर के पास कुल 3000 ऐसे गोल्ड ईटिंग बग्स हैं। वानशियांग रिवर ने अपने जीवन के अमर आर्टिफैक्ट को एक अजीब भाव से देखा। क्या ये सुनकर अल्टीमेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस हुक पूरी तरह से चौंक गया। इतना ग्रेट लुओ लेवल का जानवर एक भी काफी डरावना है, लेकिन जुवानहुआंग ताओइस्ट असल में उनमें से 3000 को कंट्रोल करता है। क्या वह इंसान भी है? गालुओ गोल्डन अमर लेवल पर इतने सारे एंडलिंग्स नहीं हो सकते हैं। आखिर ये जुवानहुआंग ताओवादी क्या है? ये तो यकीन से परे बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। आपने जो कहा वह सच है या झूठ? ये सोचना कि असल में ऐसे 3000 ग्रेट लुओ रेल जानवर हैं, क्या ये बहुत दूर की बात नहीं है? बाकी बातों को छोड़ दे, अगर सोना खाने वाले कीड़े की भूख इतनी ज्यादा है तो कोई उन्हें कैसे पाल सकता है? अल्टीमेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस हुक पर शायद ही यकीन हो। ऐसा लगा कि ऐसी बात बिल्कुल बेतुकी है। अगर ऐसे सोना खाने वाले कीड़े अमर दुनिया में आ जाएं, तो क्या इससे भयानक मुसीबतें नहीं आएंगी? यहाँ तक कि 5 सुपर क्लैन की सेनाएं भी उनके सामने टिक नहीं सकी। सिर्फ एक अमर राजा के दखल से ही विरोध का कोई मौका हो सकता है, वरना कोई और रास्ता नहीं है। गोल्ड ईटिंग बग्स पहले से ही इतने खतरनाक हैं कि उन्हें टिके रहने के लिए सेक्ट के मास्टर की जरूरत नहीं है। असल में ज्यादातर समय वे खुद ही शिकार करते हैं और अपना पेट भरने के लिए खाना ढूंढते हैं, लेकिन उनकी भूख बहुत ज्यादा है। अगर वे ह्यूमन टेरिटरी में आते हैं तो कौन जानता है कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए कितनी माइंस और इमोर्टल स्टोन्स की जरूरत होगी। तो पिछले लाखों सालों से ये सोना खाने वाले कीड़े हमेशा रहने वाले नाइटलैंड में दिखाई देते हैं। आखिरकार इटर्नल नाइटलैंड का इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि जब 5 सुपर क्लैन के इलाकों को मिला दिया जाता है तो उनकी तुलना इटर्नल नाइटलैंड के किसी हिस्से से नहीं की जा सकती। इस तरह इटर्नल नाइटलैंड के अंदर रिसोर्स लगभग अनलिमिटेड है। इटर्नल नाइटलैंड में दिखने वाला गोल्ड ईटिंग बग झुंड इटर्नल नाइटलैंड की मिनरल नसों को खाता रहता है। कभी कभी वे एसेंस खाने वाले जानवरों से भी लड़ते हैं और कई एसेंस खाने वाले जानवरों की लाशें हासिल कर लेते हैं। अगर इन एसेंस खाने वाले जानवरों की लाशों को सोना खाने वाले कीड़े नहीं खा पाते तो उन्हें रिफाइनिंग के लिए इमोर्टल वाइन सिटी में वापस लाया जाता है। वानशियांग नदी के बारे में संक्षेप में बताया गया। आखिरकार सोना खाने वाले कीड़े अक्सर अमर वाइन सिटी में दिखाई देते हैं और अक्सर बड़ी संख्या में एसेंस खाने वाले जानवरों की लाशें वापस लाते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी सोना खाने वाले कीड़ों को पहले ही पहचान चुके हैं और उनके होने के बारे में जान चुके हैं। साथ ही इससे जुवानहुआंग संप्रदाय में उनका भरोसा और भी बढ़ जाता है। और कुछ बताए बिना भी सिर्फ 3000 गोल्ड ईटिंग बग्स की कॉम्बैट पावर सभी बड़ी ग्रेट लुओ सेनाओं को हराने के लिए काफी होगी। कोई हैरानी नहीं कि ह्यूमन टेरिटरी में सोना खाने वाले कीड़ों के इस ग्रुप के बारे में कोई अफवाह नहीं है। तो वे अक्सर इटर्नल नाइटलैंड में दिखाई देते हैं। इटर्नल नाइटलैंड में सोना खाने वाले कीड़ों के ऐसे झुंड का सामना करने पर उन्हें शायद वहीं से आने वाले राक्षस माना जाएगा। और कुछ अमर प्राणियों के जीवन आत्मा जानवरों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अल्टीमेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस हुक का एहसास हुआ। शुरू में लगा था कि सोना खाने वाले कीड़ों की मौजूदगी के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि केवल जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्य ही उनके बारे में जानते हैं। यह जुवानहुआंग संप्रदाय की एक बहुत शक्तिशाली लड़ाकू सेना है। हालांकि ये सोना खाने वाले कीड़े अक्सर इटर्नल नाइटलैंड में दिखाई देते थे, इसलिए दुनिया को उनके ओरिजिन के बारे में पता नहीं है। भले ही 5 सुपर क्लैन के इमॉर्टल्स उन्हें कभी कभी देख लें, लेकिन उन्हें सिर्फ इटर्नल नाइटलैंड से नए उभरे हुए ताकतवर जीव ही माना जाता है। आखिरकार इटर्नल नाइटलैंड में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं। यहाँ तक कि अमर राजाओं को भी इटर्नल नाइटलैंड की पूरी समझ नहीं है। फिर भी 3000 ग्रेट लुओ जानवर बहुत ज्यादा डरावने हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर 3000 ग्रेट लुओ गोल्ड ईटिंग बग्स निकल आएं, तो उनका सामना कौन कर पाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जुवानहुआंग ताओइस्ट एक पुराना अमर राजा है? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट जहरीले भगवान हुक को जुवानहुआंग ताओइस्ट की पहचान पर शक होने लगा था। आपको पता होना चाहिए कि अमर राजाओं में भी एक ऊंच नीच होती है। नए अमर राजाओं और पुराने अमर राजाओं के बीच का अंतर हैरानी की बात है कि बहुत बड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जुवानहुआंग संप्रदाय किसी पुराने अमर राजा का लेआउट होना चाहिए, तभी वे ऐसी अकल्पनीय शक्ति को समझ सके। इस बार
मैं जरूर किसी पुराने अमर राजा की शतरंज की बिसात पर चढ़ गया हूँ। लेकिन अगर मैं अब भागना चाहूँ तो बहुत देर हो चुकी है। जुआनहुआन ताओइस्ट के सामने आ चुका हूँ। इतने बड़े अस्तित्व के बावजूद मैं अपनी मौजूदगी को छिपा नहीं सकता। इसके अलावा कभी कभी शतरंज का मोहरा होना बुरी बात नहीं होती। आखिरकार कीमती चीजें आसानी से फेंकी नहीं जाती, सिर्फ बेकार चीजें ही फेंकी जाती हैं। तो आप यहाँ कब तक रहने का प्लान बना रहे हैं? आप इटर्नल नाइट लैंड में कब लौटेंगे? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट जहरीले भगवान हुक ने वानशियांग नदी को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। उसे पता था कि वानशियांग नदी अभी भी स्वर्ग न्यायालय की सदस्य है। अगर वह डिवाइन ट्री वर्ल्ड में ज्यादा समय तक रहा तो उसे पक्का मरा हुआ या लापता मान लिया जाएगा। इसलिए वानशियांग नदी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी और उसे झेनहाई शहर लौटना होगा। जुआनहुआन सेक्ट से बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं, तो मैं सबसे पहले मेडिसिन गार्डन जाना चाहता हूँ, अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए कुछ इमोर्टल एलिक्सिर के बदले में। शायद आपको पता न हो, लेकिन हमारा जुआनहुआन संप्रदाय अमर अमृत की खेती करने में बहुत माहिर है। वानशियांग रिवर ने अपना प्लान समझाया। अमर अमृत बनाने में माहिर। ये सुनकर सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट पॉइजनस गॉड हुक और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। वूश! लेकिन वानशियांग नदी ने और कुछ नहीं बताया। उसकी आकृति चमक उठी और वह बिजली की गति से दूसरी दिशा में उड़ते हुए जल्दी से अमर वाइन सिटी से निकल गया। जल्द ही वह एक बड़े मेडिसिन गार्डन के सामने पहुंच गया। पूरा बगीचा एक शक्तिशाली अमर सरनी से ढका हुआ था, जिससे एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र बन गया था। कोई भी आसानी से बगीचे में घुस नहीं सकता था। ये दिव्य वृक्ष जगत का औषधि उद्यान संख्या 88 था। दिव्य वृक्ष जगत में कुल मिलाकर 108,000 ऐसे उद्यान थे। ये कहा जा सकता है कि डिवाइन ट्री वर्ल्ड का ज्यादातर एरिया अमर और स्पिरिचुअल दवाइयों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इंसानी खेती करने वालों के रहने के लिए था, लेकिन इतना काफी था। आखिरकार हर शहर में 100 से ज्यादा मंजिल ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गईं। असल में ये गारंटी है कि हर इंसान कल्टीवेटर के पास रहने के लिए जगह होगी, और लागत भी कोई खास ज्यादा नहीं थी। नहीं, क्या ये सच है? यहाँ अमर अमृत की मात्रा बहुत ज्यादा है। सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट जहरीले भगवान हुक पूरी तरह हैरान रह गए। उसने देखा कि बगीचे नंबर 88 में एक के बाद एक अमर अमृत लगाए गए थे। उदाहरण के लिए पर्पल फ्लेम इमोर्टल फ्लावर, ऑक्टागोनल प्रोफाउंड आइस इमोर्टल ग्रास, बोन क्लींजिंग इमोर्टल फ्लावर, ब्लड इमोर्टल फ्रूट, एजियो ड्रैगन इमोर्टल जिनसेंग वगैरह। इनमें से हर अमर अमृत बाहरी दुनिया में बहुत कीमती होगा, लेकिन अब उन्हें बैच में उगाया जा रहा था। एक नज़र में हर तरह का अमर अमृत हजारों या दसियों हजारों की संख्या में लगाया गया था। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। आखिरकार अमर अमृत के रूप में उनका जिंदा रहना मुश्किल है और उन्हें मैच्योर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, शायद लाखों, अरबों या अरबों साल। यहाँ तक कि एक अमर प्राणी की उम्र तक भी ये पक्का करना मुश्किल है कि वे उनके बड़े होने का इंतजार कर सकें। इसलिए अमर लोगों के लिए भी अमर अमृत बनाना आसान काम नहीं है। कई बार अमर अमृत की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कई अमर लोग उन्हें न मिलने वाले खजाने के तौर पर देखकर सिर्फ हैरान रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जुआनहुआन संप्रदाय अमर अमृत की खेती करने में माहिर है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि हम जुआनहुआन संप्रदाय में इतने कम समय में इतने सारे पृथ्वी अमर और स्वर्गीय अमर कैसे बना सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे जुआनहुआन संप्रदाय के शिष्य बहुत टैलेंटेड हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जुआनहुआन संप्रदाय के पास खेती के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। यहाँ तक कि बाहर मुश्किल से मिलने वाले अमर अमृत भी हम आसानी से बना सकते हैं, और वह भी बड़े पैमाने पर। जुआनहुआन संप्रदाय से एक्सचेंज किए गए अमर अमृत को बाहर बेचने पर रोक है। नहीं तो सिर्फ अमर अमृत बेचने से हमें बहुत ज्यादा दौलत मिल जाएगी। वानशियांग नदी ने भावुक होकर आह भरी। जुआनहुआन संप्रदाय के पास कुल कितने अमर औषधि उद्यान हैं? टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस गॉड हुक ने पूछा। कुल मिलाकर 108,000 अमर मेडिसिन गार्डन है, लेकिन इमोर्टल एलिक्सिर के अलग अलग लेवल के हिसाब से उन्हें फर्स्ट ऑर्डर हर्ब गार्डन, सेकंड ऑर्डर हर्ब गार्डन और थर्ड ऑर्डर हर्ब गार्डन में बांटा जा सकता है। अलग अलग लेवल के गार्डन में अलग अलग अमर अमृत उगाए जाएंगे। मैं जिस गार्डन में आया हूँ वह एक सेकंड ऑर्डर हर्ब गार्डन है, खास तौर पर सेकंड स्टेज इमोर्टल एलिक्सिर की खेती के लिए। कहा जाता है कि यहाँ सिक्स्थ ऑर्डर हर्ब गार्डन भी है, जहाँ खास तौर पर सिक्स्थ स्टेज इमोर्टल एलिक्सिर उगाए जाते हैं।
बदकिस्मती से मेरे खेती के लेवल के हिसाब से भी मैं इतने ऊंचे लेवल के बगीचे के करीब नहीं पहुंच सकता। वानशियाग नदी ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। हालांकि उनके मौजूदा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ इसे 6th स्टेज इमोर्टल एलिक्सिर के लिए एक्सचेंज करना नामुमकिन है, लेकिन वह ये भी देखना चाहता है कि 6th स्टेज इमोर्टल एलिक्सिर असल में कितना शानदार है। हालांकि अभी भी उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत कम है, क्योंकि वह सिर्फ एक अर्थ इमोर्टल है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह 6th ऑर्डर हर्ब गार्डन के पास नहीं जा सकता। अगर उसकी खेती का लेवल और बेहतर होता है तो शायद वह और करीब आने की कोशिश कर सकता है। यह टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस गॉड हुक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह सिर्फ इतना कह सकता था कि जुवानहुआन सेक्ट सच में बहुत खास था, जो आसानी से इतने सारे इमोर्टल एलिक्सिर बना सकता था। ये भी नहीं पता था कि जुवानहुआन ताओइस्ट ने ये कैसे किया। इससे सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि दूसरी तरफ के लोगों ने जरूर कुछ जबरदस्त तरीकों में महारत हासिल कर ली होगी। अगर दूसरे कबीलों के अमर लोगों को इस बारे में पता चलता तो वे शायद इन अमर अमृतों को छीनने के लिए यहाँ आते। बेशक जुवानहुआन संप्रदाय की मौजूदा ताकत को देखते हुए जब तक कोई अमर राजा कोई कदम नहीं उठाता, तब तक आने वाले दूसरे दुश्मनों को बड़ी संख्या में मौत का सामना करना पड़ेगा। इस दिव्य वृक्ष जगत पर हमला करना मूलतः असंभव है। अरे जूनियर भाईवान, बहुत समय हो गया मिलते हुए। झेनहाई शहर में कैसे रह रहे हैं? हाँ, मैंने सुना है कि इटर्नल नाइट लैंड में लगातार अशांति हो रही है। ऐसा लगता है कि एसेंस खाने वाले जानवरों के हमले ज्यादा हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इटर्नल नाइट लैंड में कुछ बड़ा हो रहा है? इसी समय जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह उड़कर आया। वानशियाग नदी को देखकर वे तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। जुवानहुआन संप्रदाय के कई भाइयों के बीच संबंध आमतौर पर अच्छे हैं, क्योंकि उनके बीच ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जुवानहुआन संप्रदाय के पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, इसलिए वे रिसोर्स के लिए नहीं लड़ेंगे। बेशक अगर जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों की संख्या और बढ़ जाती है और संसाधन कम हो जाते हैं तो यह एक अलग मामला है, लेकिन अभी तक साथी भाइयों के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। हाल ही में इटर्नल नाइट लैंड सच में कुछ अनसेटल है। इस दौरान हेवन कोर्ट ने अक्सर गश्त के लिए सैनिकों को भी भेजा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सबने कोई खबर सुनी हो? वानशियाग नदी का दिल पिघल गया और उसने उत्सुकता से अपने बड़े भाइयों की ओर देखा। सच कहूं तो जुवानहुआन संप्रदाय का शिष्य बनने का एक बड़ा फायदा है, और वह है अच्छी जानकारी होना। आखिरकार जुवानहुआन सेक्ट के एक ट्रू इमोर्टल के इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग करने के बाद वे इमोर्टल वर्ल्ड की अलग अलग बड़ी ताकतों में शामिल हो गए। लगभग सभी इंडस्ट्रीज में और तीनों टीचिंग्स और 9 स्कूलों में जुवानहुआन सेक्ट के शिष्यों के निशान मिलते हैं। इसका नतीजा ये भी है कि जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्य बहुत ज्ञानी हैं और मानव कुल के बड़े इलाकों में फैले हुए हैं। जब भी कोई खबर आएगी, घास की कोई हवा चलेगी या कोई हलचल होगी, तो बड़े भाइयों को पता चल जाएगा। ये सीधे ड्रीम रेल की हेडलाइन न्यूज में भी आ सकता है। हेवन कोर्ट अक्सर गश्त के लिए सेना भेजता है। ऐसा लगता है कि इटर्नल नाइट लैंड में सच में कोई बड़ी मुसीबत चल रही है। पहले मुझे अनजाने में कुछ खबर मिली। ऐसा लगता है कि कई ह्यूमन क्लैन इमोर्टल किंग फोर्सेस जंग की तैयारी कर रही हैं। मुझे शुरू में लगा था कि ह्यूमन क्लैन दूसरे सुपर क्लैन पर जंग का ऐलान करने वाला है, लेकिन मुझे पता चला कि दूसरे कबीले भी ऐसा ही कर रहे हैं और जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। हाल ही में ऐसा लगता है कि अमर दुनिया में अलग अलग स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ध्यान से सोचने पर मुझे लगता है कि असली वजह अभी भी इटर्नल नाइट लैंड में है। शायद इटर्नल नाइट लैंड में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिससे 5 सुपर क्लैन तैयार हो जाएंगे। जुवानहुआन संप्रदाय के एक स्वर्गीय अमर ने बहुत गंभीर स्वर में गंभीरता से कहा। ईमानदारी से कहूं तो इटर्नल नाइट लैंड बहुत रहस्यमय है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि यह एक निषिद्ध भूमि है जिसने अमर दुनिया की अनगिनत सभ्यताओं को दफन कर दिया है। अमर राजा भी नहीं जान सकते कि इटर्नल नाइट लैंड के सबसे गहरे हिस्से कैसे हैं। लेकिन कभी कभी इटर्नल नाइट लैंड में तबाही मच सकती है, जिससे अकल्पनीय तबाही हो सकती है। वे अमर राजा की सेनाएं बार बार जुट रही हैं, शायद सच में कुछ हो जाए। वानशियाग नदी ने सिर हिलाया। हेवन कोर्ट के एक सैनिक के रूप में वह कई वर्षों तक इटर्नल नाइट लैंड में रहे हैं। जाहिर है वह इटर्नल नाइट लैंड के खतरों के बारे में ज्यादा समझता है। इससे पहले इटर्नल नाइट लैंड हमेशा बहुत शांत रहता था और यहाँ कभी कभार ही कोई मुसीबत आती थी।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इटर्नल नाइट लैंड सुरक्षित है। यह एक बड़े जानवर की तरह है जो सो रहा है। अगर यह बड़ा जानवर जाग गया तो इससे जरूर अनगिनत मौतें और चोटें आएंगी, और हेवन कोर्ट के सदस्य के तौर पर शायद उन्हें इन मुसीबतों का सीधे सामना करना पड़ेगा। लगता है हमारा अंदाजा सही था। भले ही इसके लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने पड़े, हमें टाइम हाउस जाना होगा। इस दौरान हमें अपनी खेती के लेवल को तेजी से सुधारना होगा। जूनियर ब्रदर वान, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम सबको खेती करनी है। कई जुवानहुआन संप्रदाय के स्वर्गीय अमर लोगों ने गंभीरता से कहा। उन्होंने हाथ हिलाया और जल्दी जल्दी में इस जगह से चले गए। टाइम हाउस क्या है? टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट। वेनोमस गॉड हुक ने फिगर्स को जाते हुए देखा। इस शब्द टाइम हाउस के बारे में काफी उत्सुक था। ओह, ये हमारी दिव्य वृक्ष दुनिया में एक अनोखा क्षेत्र है। इस एरिया में टाइम फ्लो रेट बहुत तेज है। बाहर का एक दिन 100 साल, 1000 साल या अंदर का 10,000 साल भी हो सकता है।